तो आज हम इरिगेशन का पार्ट पढ़ेंगे। इरिगेशन पढ़ेंगे सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशली एजे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। पुराने जो लेक्चर्स हैं वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं। और इसकी पीडीएफ जो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम का जो चैनल है वो मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि टोटल जोग्राफिकल एरिया जो है वो 328 मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स है इंडिया में, ठीक है। सब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। फिर इरिगेशन। इरिगेशन दो तरीके से होती है, एक सरफेस इरिगेशन, एक होती है सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन जो सरफेस पे की जाती है, और सब सरफेस अंडरग्राउंड की जाती है, ठीक है। उसमें भी कई अलग अलग पार्ट होते हैं। तो उसमें पहला तो है फ्लो इरिगेशन, देन है लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन क्या होता है, जैसे पंप पंप से, जैसे हैंड पंप होता है वो लिफ्ट होके नीचे से आता है ना, तो लिफ्ट इरिगेशन में होता है। तो फिर सब सरफेस इरिगेशन में एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल जो खुद से हो, मतलब और आर्टिफिशियल मैन मेड हो। और फ्लो इरिगेशन दो तरीके के होते हैं, पेरिनियल इरिगेशन और फ्लड इरिगेशन। पेरिनियल क्या होता है, कांस्टेंट फ्लो होता है थ्रू आउट द ईयर। फ्लड क्या होता है, कभी कभार आता है खूब सारा एकदम बहुत तेजी से सब कुछ फ्लो होता है, और बाढ़ टाइप, उसे कहते हैं फ्लड इरिगेशन। फिर इसके आगे एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन पढ़ते हैं कि इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग और इनलैंड नेविगेशन। ये सब आपको पता ही होगा, नहीं होगा तो बाय चांस अगर क्वेश्चन है तो ये तो आप खुद पॉइंट आउट कर ही सकते हैं कि क्या बेनिफिट्स और क्या डिमेरिट्स हैं, ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। फिर इसके आगे पढ़ते हैं टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे कैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ऑर्डिनरी फ्लडिंग है, चेक फ्लडिंग है, बॉर्डर फ्लडिंग, देन बेसिक फ्लडिंग, फरो इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर, और एक होता है ड्रिप, ठीक है। ये 7 तरीके की इरिगेशन है जो हमें पढ़ना है, ठीक है, जो हमें पेपर में आते हैं। तो इसपे एक एक करके पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनरी फ्लडिंग के बारे में पढ़ते हैं, इसे प्री फ्लडिंग भी कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना, बाढ़ जैसा फ्लडिंग कर देते हैं पूरे, जैसे एक फील्ड है और बाढ़ जैसे फ्लड कर दिया। तो उसी में अ, उसी को कहते हैं ऑर्डिनरी फ्लडिंग। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी लो है, पहली बात तो। फिर सूटेबल फॉर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स एंड इरेगुलर टोपोग्राफी, रन ऑफ लूजर लॉसेस अकर। पहली बात तो इसमें रन ऑफ बहुत होता है, ठीक है, ये पॉइंट है। फिर इसे किस लिए यूज किया जाता है, इरेगुलर टोपोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जैसे समतल ना हो ग्राउंड तो उसके और कहीं पे ऊपर खाबड़ हो, कहीं नीचे हो, तो अंडुलेशन एरिया में फ्लड इरिगेशन यूज किया जाता है। फिर आगे पढ़ते हैं चेक फ्लडिंग। चेक फ्लैटिंग जो होता है, इट इज सराउंडेड बाय लो फ्लैट लीव्स सूटेबल फॉर हाई परमिएबल सॉइल, हेवी सॉइल्स। और एग्जांपल है इसका, जो इसमें ग्रो क्रॉप्स ग्रोन होती है वो होती है पल्सेस, ज्वार, पैडी क्रॉप्स। तो क्या होता है चेक फ्लडिंग, क्या होता है, एक तरीके की फ्री फ्लडिंग होती है, बट जैसे ये, जैसे मैं बताता हूँ, ये फील्ड एरिया है, ठीक है, तो उसको डिवाइड कर दिया है सेक्शंस में, देन फ्लडिंग की गई है, पानी भेजा गया, इसे कहते हैं चेक फ्लडिंग। सूटेबल, जैसे बताया ना, सूटेबल फॉर लो एंड फ्लैट लीव्स, सूटेबल फॉर हाई परमिएबल सॉइल, हेवी सॉइल्स के लिए। फिर बॉर्डर फ्लडिंग के बारे में बात करते हैं कि एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लीव्स। विड्थ होगी 10 से 20 मीटर और लेंथ है 100 से 400 मीटर। ये जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉर्डर फ्लडिंग क्या होती है, जैसे ये हो गई, इसको और छोटे छोटे एरिया में बांट दिया गया, ठीक है। लेंथ है 400 से मीटर तक, और विड्थ जो है वो 10 से 20 मीटर तक है। फिर आगे बढ़ते हैं बेसिन फ्लडिंग। बेसिन फ्लडिंग क्या होता है, जैसे ये फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक ट्री लगा है, तो इसके चारों तरफ ऐसे करके, ऐसे, ये पानी का एरिया, यहाँ से पानी आया और ऐसे चला गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं बॉर्डर बेसिन फ्लडिंग। चेक एरियाज प्रोवाइडेड सर्कुलर शेप, मैंने बताया ना सर्कुलर शेप, और इसका एग्जांपल है ऑर्चर्ड ट्रीज, मैंगो ट्रीज भी इसका एक एग्जांपल है। तो ये हो गया बेसिक फ्लडिंग। फिर फरो इरिगेशन। फरो इरिगेशन में क्या होता है, जैसे आपने आलू देखा होगा, आलू आलू उगाते हैं तो क्या होता है, जैसे ये हो गया, यहाँ पे बंड्स बना देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर उगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 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 यहाँ पे उगाते हैं ना। तो ये हो गया फरो इरिगेशन। इसमें क्या होता है, नैरो डिचेस बनाई जाती हैं, 20 से 50% एरिया गेट वेटेड,
सुटेबल फॉर रो क्रॉप्स, एग्जाम्पल है पोटैटो इवेपोरेशन। और लॉसेस जो रिड्यूस हो जाते हैं 30% तक रिड्यूस हो जाते हैं। 20 से 50% ही जो होता है एरिया वेट होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में आते हैं। फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, एक प्रेशर, एक पूरी फील्ड होती है, उसमें पाइप सिस्टम, उसमें बीच में ये रख दिया कुछ एक सिस्टम रख दिया जाता है, उस पर फाउंटेन टाइप स्प्रिंकल होते हैं ना, उसे कहते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन। आपने देखा होगा जैसे गार्डन वार्डन्स में बहुत लगे होते हैं। तो एक प्रेशराइज सिस्टम होता है अप्लाइड बाय पाइप्स एंड पंप्स फॉर इरेगुलर एंड इट इज़ यूज फॉर इरेगुलर टोपोग्राफी, स्टीप ग्रेडियंट्स और वाटर टेबल जिसमें हाई होती है और इरोडेबल सॉइल होती है। एग्जाम्पल इसका है टोबैको, ठीक है। हाई विंड और टेम्परेचर में अफेक्टेड होता है और कॉर्नर्स रिमेन अनइरिगेटेड और मेथड जो है कॉस्टली होता है क्योंकि पाइप सिस्टम्स और ये सब फैलाना होता है ना, इसलिए। फिर आगे ड्रिप इरिगेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसकी एफिशिएंसी जो है वो मैक्स है क्योंकि ड्रिप इरिगेशन कैसे काम करता है, सीधे रूट्स में वो पानी लगाया जाता है ना, इसलिए मैक्स एफिशिएंसी होती है, ना रन ऑफ होता है, ना इवेपोरेशन होता है, सीधे एफिशिएंसी ना ऑलमोस्ट 99% होती है। नो रन ऑफ, कॉस्टली, डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन, यूज्ड वेयर हैवी डिमांड इज नीडेड, ठीक है। देन सॉइल सॉल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें देखिए पहली बात तो NaCl Na2SO4 के बारे में बात करेंगे और Na2CO3। NaCl जैसे कॉमन सॉल्ट होता है ना, आपने पढ़ा ही होगा। तो ये क्या होता है, ये वाइट सॉल्ट्स होते हैं, वाइट एल्कलीज होते हैं। और ये जो Na2CO3 होते हैं ये ब्लैक सॉल्ट्स होते हैं, soluble in H2O और while efflorescence leaching used to remove efflorescence or causes black efflorescence, gypsums added leaching during leaching। फिर सॉल्ट कंसनट्रेशन के बारे में बात करते हैं कि अगर 700 ppm से ज़्यादा होगा तो हार्मफुल फॉर सम क्रॉप्स होती है, बट यूजेबल होता है वाटर। बट अगर 2000 ppm से ज़्यादा होगा, ppm में बता देता हूँ, 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। तो अगर 2000 ppm से ज़्यादा होगा तो इट इज़ हार्मफुल फॉर ऑल क्रॉप्स, ये बिल्कुल भी यूजेबल नहीं होता है। फिर इसके आगे डिस्कस करते हैं कि ये फार्मूला छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। फिर आगे पढ़ते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट है माइक्रोमोल्स पर सेंटीमीटर, ठीक है। वाटर की जो सॉल्ट है, सॉल्ट कंसंट्रेशन है, उसको मेजर करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के थ्रू। फिर आगे डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए पहली बात तो टेम्परेचर याद रखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक किया जाता है। फिर कैसे चेक किया जाता है, एक तो 250 मिलीग्राम पर लीटर से कम होगी तो लो कंडक्टिविटी होगी। ये सॉल्ट कंसनट्रेशन है, ठीक है, मिलीग्राम 250 मिलीग्राम पर लीटर है तो लो कंडक्टिविटी, और 250 से 750 है तो मीडियम कंडक्टिविटी, और 750 से 225 जीरो है तो हाई कंडक्टिविटी, और 2250 से ज़्यादा है तो वेरी हाई कंडक्टिविटी होती, और इट इज़ नॉट यूज, ठीक है। और इसे C1 C2 C3 एंड C4 क्लासेस में भी जस्टिफाई किया जाता है, तो उसे ये ऐसे भी याद रखेंगे। इट इज़ यूज फॉर ऑल क्रॉप्स, मॉडरेट लीचिंग अकर्स, यूजफुल होता है बट केयरफुली यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज, एंड इट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन रेस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज सॉइल होती है ना, जिसमें जैसे एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे क्ले विले में नहीं यूज़ किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, देखिए नहीं क्वालिटी, जैसे पीएच जो है वो 6.5 से लेके 8.4 होना चाहिए। ये काफ़ी बार रिसेंट में क्वेश्चन आया। और टीडीएस जो होना चाहिए वो 2000 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जो जो सोडियम का कंसंट्रेशन होता है, इट इज़ मेजर्ड बाय सार वैल्यू। सार क्या होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, ये मैंने फुल फॉर्म भी लिखा है, ठीक है। तो सोडियम को मेजर करने के लिए उसकी जो मेजर किया जाता है सार के थ्रू किया जाता है। सार कैन बी डिक्रीज बाय यू एडिंग CSO4 और जिप्सम भी कहते हैं जैसे टू सॉइल और वाटर। फिर शुगर केन की कॉर डेप्थ, ये एक तो हैशटैग मैंने वैसे भी बताया मेरी रीसेंट वीडियोस अगर आपने देखी होगी, तो हैशटैग वाला जो पॉइंट है ये रिसेंटली किसी क्वेश्चन में पूछा गया, इसलिए मैंने इस पे स्पेसिफिकली नोट पॉइंट जैसे मैंने ऐड किया है। तो इसकी जो कॉर डेप्थ है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वीट की कॉर डेप्थ आप बताएं कितनी होती है, ठीक है। फिर सार का जो फॉर्मूला होता है, सार एक फॉर्मूला है सार का, ठीक है। सार इक्वल टू सोडियम का आयन अपॉन रूट कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के आयन्स अपॉन 2, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं रिसेंट में काफ़ी बार आए हैं, ठीक है।
और जो सार वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट पर लीटर में मेजर किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बताई थी मैंने ना, वो उसे माइक्रोमोल्स पर लीटर में मेजर किया जाता है, पर लीटर, और इसे इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर सार वैल्यू, अकॉर्डिंग टू सार वैल्यू जो वाटर, जो क्वालिटी ऑफ वाटर है उस पर डिस्कस करते हैं कि 0 से 10 है तो लो सोडियम होता है, 10 से 18 है तो मीडियम होता है, 18 से 26 है तो हाई होता है, और 26 से ज़्यादा है तो वेरी हाई सोडियम होता है। ये नॉट यूजेबल होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर रेसिडुअल का सोडियम कार्बोनेट, ये ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, बट अगर स्पेसिफिकली कहीं आके पूछ लिया गया है, जैसे जम्मू कश्मीर के पेपर में आया था, इसे RSC वैल्यू बोलते हैं, रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसे मिलीग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में मेजर किया जाता है। फिर इसके बेसिस पे जो डिवाइड किया जाता है कि लो है तो 1.5 है, मीडियम है तो 1.5 से 3, हाई है तो 3 से 6, और वेरी हाई है तो 6 से ज़्यादा होता है RSC की वैल्यू, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, 1.5 से कम, 1.5 से 3, 3 से 6, 6 से ज़्यादा, लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। फिर आगे बढ़ते हैं कि बोरॉन का कंसनट्रेशन पानी में क्या होता है। 0.3 ppm से लेके 4 ppm तक होगा, ठीक है। फिर सार वैल्यू अगर 15% से ज़्यादा है तो इसे सोडिक सॉइल कहा जाता है, जो कि नॉट गुड होती है। सार की वैल्यू 15% से ज़्यादा तो सोडिक वैल्यू कहा जाएगा। बोरोन का कंसनट्रेशन 0.3 से लेकर 0.4 ppm तक होता है वाटर में। फिर आगे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन होगा, ये एल्कलाइन होगा, ठीक है, नहीं ये सेलाइन होगा, ठीक है, ये एल्कलाइन होगा, फिर और ये सेलाइन एल्कलाइन होगा, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेलाइन की जो होती है वो 4000 से ज़्यादा है, ठीक है। और जो ESP है, ESP क्या होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, तो ये 15 से कम होता है, और pH की वैल्यू जो है वो 8.5 या 8.5 से कम होती है। एल्कलाइन है तो 4000 से कम होगी, ठीक है, और pH की वैल्यू इसके अपोजिट हो जाती है 15 से ज़्यादा, और pH जो होगा वो हो गई 8.5 से लेकर 10। और सलाइन एल्कलाइन है तो 4000 से कम होगी, 4000 से ज़्यादा होगी, 15 से ज़्यादा होगा, और 8.5 से pH कम होगी। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या होगा, ESP का मैंने बता ही दिया, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, ठीक है। फिर सल्फेट्स इन आयंस कितना होना चाहिए, 192 ppm होना चाहिए। 200 मिलीग्राम पर लीटर रखते हैं, लेकिन 192 ppm स्पेसिफिक वैल्यू है। फिर लीचिंग का प्रोसेस देखते हैं। लीचिंग क्या होता है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एल्कली सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इरीगेशन वाटर बाय फ्लडिंग द लैंड, रिप्रेजेंटेड एज परसेंटेज, ठीक है। तो लीचिंग, हाँ, लीचिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एल्कली, जो जैसे क्या होता है, इसमें क्या होता है, वाटर को, जैसे कि किसी फील्ड है और उसी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट है, ठीक है, एल्कलीज है, तो क्या होता है, फ्लडिंग कर देते हैं, ठीक है, उस पूरे फील्ड को। फिर तो उससे क्या होता है, एल्कलीज रिमूव कर जाती हैं, वाटर अपने साथ कैरी आउट करके ले जाते हैं। फिर क्या आगे क्या पढ़ते हैं, ये क्या होगा, रुकिए मैं बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे ये होता है लीचिंग, लीचिंग परसेंटेज होता है वो ये, ठीक है। तो ये क्या होता है, VD अपॉन VI इंटू 100, VD और VI क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ड्रेन वाटर, वॉल्यूम ऑफ अप्लाइड वाटर इंटू 100 इक्वल टू 1 माइनस CU जो होता है वो कंसेप्टिव यूज है, DI जो है वो अप्लाइड वाटर डेप्थ इंटू 100। फिर DI जो होता है, DI हमने बताया था ना, अप्लाइड वाटर डेप्थ, ये कंसेप्टिव यूज प्लस अप ड्रेन वाटर होता है, ये जो है ना, ये TD डेप्थ ऑफ ड्रेन वाटर, ठीक है। ये फॉर्मूला ज़्यादा तो नहीं यूज़ किया जाता, बट बाई चांस आ जाए उसके लिए है। फिर आगे पढ़ते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप। देखिए, टाइप्स ऑफ वाटर, 3 तरीके के वाटर अप्लाई किए जाते हैं किसी भी फील्ड में। ग्रेविटेशनल हो गया, ठीक है, कैपिलरी हो गया, हाइग्रोस्कोपिक हो गया, ठीक है। ग्रेविटेशनल क्या होता है, ये नीचे चला जाता है और ये किसी भी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनके यूज़ नहीं आता है, तो और जो यूज़ आता है वो कैपिलरी वाटर होता है। फिर हाइग्रोस्कोपिक क्या वाटर होता है, ये जैसे ये ग्रेन साइज है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक लेयर की वाटर लेयर जो होती है ना वो बन जाती है, तो उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप ये पढ़ लेंगे, मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, मैक्स वाटर होल्डेड अगेंस्ट ग्रेविटी होती है, जो कि यूजफुल होती है बाय द प्लांट्स।
तो आगे पढ़ेंगे फील्ड कैपेसिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला नहीं होता लेकिन फील्ड कैपेसिटी कैसे कंप्लीट होती है। ये एक कॉम्बिनेशन होता है कैपिलरी वाटर और हाइग्रोस्कोपिक वाटर का। ठीक है। फिर फील्ड कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द सॉइल, और इसके लिए बेस्ट सॉइल जो होती है वो क्ले एंड सैंड की होती है। ठीक है। और फिर यहाँ पे फील्ड कैपेसिटी पे जो प्रेशर होता है वो जीरो होता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आगे बात करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का, ओएमसी जैसे बोलते हैं। इट इज मिनिमम वाटर लेवल अप टू विच प्लांट ग्रोथ इज मैक्स, और रीवाटरिंग नीडेड बिलो ओएमसी। और यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो 0.1 से लेकर 0.3 एटीएम पे होता है। ठीक है। फील्ड कैपेसिटी पे जो प्रेशर था वो जीरो था, और ओएमसी पे 0.1 से लेकर 0.3 एटीएम होता है। और ये मैक्स मिनिमम वाटर कंटेंट होता है, नहीं, मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है जहां तक वाटर एब्जॉर्ब किया जा सकता है बाय द प्लांट। जैसे ये होता है ना, मैं बता देता हूँ, ये ग्राफ आपने कई बार देखा होगा। ये होता है, फिर ये होता है, और यहाँ पे होता है, ये पीडब्ल्यूपी होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये फील्ड कैपेसिटी होती है, और ये ओएमसी होती है। ठीक है। मिनिमम ओएमसी तक जा सकते हैं, और ओएमसी के नीचे वापस वाटरिंग करना जरूरी है। और पीडब्ल्यूपी तक चला गया तो क्या होगा, प्लांट पानी नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, उसके बाद तो प्लांट खराब ही जाएगा, चांसेस है। पीडब्ल्यूपी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इसका फुल फॉर्म है, वाटर कंटेंट एट विच रूट्स डू नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट वाटर। यहाँ पे प्रेशर जो होता है रूट्स पे, जो रूट्स पे प्रेजेंट होता है प्रेशर, वो 7 से लेके 32 एटीएम पे होता है ना। फिर आगे बात करते हैं कि फील्ड कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेट ऑफ वाटर इन द सॉइल, ठीक, और वेट ऑफ ड्राई सॉइल इनटू 100, या परसेंटेज में निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, गामा डब्ल्यू, यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ ऑफ वाटर, ये, एंड यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल इनटू डेप्थ ऑफ सॉइल। ठीक है, इससे फॉर्मूला निकलेगा। फिर इसका जो पी एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी से जो मेन फॉर्मूला निकलेगा, वो होता है गामा डब्ल्यू इंटू टी डब्ल्यू अपॉन गामा डी इंटू डी और इंटू 100। तो इससे इसके आगे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम करके देखेंगे। फिर रैम क्या होता है। रैम जो होता है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर होता है, ये 75% होता है टोटल वाटर का। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो परमिसिबल डिप्लीशन इनटू अवेलेबल मॉइस्चर होता है, इसके भी न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है। बाकी अगर जैसे स्टेटमेंट वाइज पूछ ले तो परमिसिबल डिप्लीशन इनटू अवेलेबल मॉइस्चर होता है। फिर कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए 4 तरीके की क्रॉप्स होती हैं, नहीं, जनरली 3 क्रॉप्स होती हैं। ठीक है, सीजनल वाइज, खारिफ, राबी एंड जैद। अगर नहीं याद रहता तो अल्फाबेटिकली चलेंगे। खारिफ पहले, के, फिर आर एंड जेड। ठीक है। के जो होती है वो गर्मियों में होती है, राबी ठंडियों में होती है, और जैद जो होती है वो ठंडी और गर्मी के बीच में होती है, वही अप्रैल के महीने के आसपास। ठीक है। तो ख़ारिफ़ जो होती है वो जून से सितंबर होती है, राबी नवंबर से मार्च होती है, ज़ैद अप्रैल से जून में होती है। इसमें राइस, कॉटन, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, ग्राउंडनट उगाया जाता है। इसमें व्हीट, ग्राम, बार्ले, पोटैटोस, टोबैको। ये मैंने वो एग्जांपल लिखे हैं जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और फिर ज़ैद होता है वाटरमेलन एंड कुकुम्बर, जैसे मस्कमेलन हो गया, जो पानी से जिसमें 75-80% पानी होता है ना, गूदा कम होता है जिसमें, वो वाले क्रॉप ज़ैद में आते हैं। फिर पेरेनियल क्रॉप जिन जो पूरे साल ग्रो होते हैं, ऑल ईयर 300 दिन से ज़्यादा का ग्रोथ टाइम होता है ना, उसे बोलते हैं पेरिनियल क्रॉप्स। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है शुगर केन, ये पूरे साल लगे रहते हैं। फिर कैश क्रॉप कौन से होते हैं, ऐसे क्रॉप जिनसे बेच के पैसा कमाया जा सके, जैसे वीट, कॉटन, बार्ले। ये सब जो होते हैं ये कैश क्रॉप्स होते हैं। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, टाइम पीरियड फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट। क्रॉप, अच्छा गलत बोल दिया। क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड होता है कि जो पूरा क्रॉप का पीरियड है, जब से उगाया है और जब से काटा, उसे बोलते हैं क्रॉप पीरियड। टाइम पीरियड फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्ट। फिर बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड होता है नंबर ऑफ डेज बिटवीन फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग। जो पहली वाटरिंग है और लास्ट वाटरिंग है उसके बीच के टाइम को बोलते हैं बेस पीरियड। फिर पेलियो इरिगेशन क्या होता है, वाटर एडेड फॉर प्रिपेयरिंग लैंड। जो जैसे बीज डालने से पहले जो पानी डाला जाता है फॉर प्रिपेयरिंग द लैंड, उसे कहते हैं पेलियो इरिगेशन। कॉर वाटरिंग होता है फर्स्ट वाटरिंग आफ्टर क्रॉप्स ग्रोन टू फ्यू सेंटीमीटर। जैसे कुछ सेंटीमीटर तक बढ़ गए, फिर उसके बाद जो पानी डाला जाता है ना, उसे कॉर वाटरिंग कहते हैं। फिर अ, अ, देख लेते हैं कि जैसे ये राइस होगा, यहाँ पे ये राइस है। ठीक है।
ये राइस है, ठीक है। तो ये कॉर डेप्थ है। कॉर डेप्थ जो होती है, कॉर डेप्थ क्या होती है पहली बात तो ये बताएंगे, ठीक है। अभी ऊपर पढ़ के आए थे, कॉर वाटरिंग जो होती है ना, जो पानी ऐड किया जाता है व्हेन द क्रॉप गो टू फ्यू सेंटीमीटर, उसके बाद जो पानी ऐड किया जाता है ना वो, तो जो राइस है उसमें 19 सेंटीमीटर का ऐड किया जाता है फॉर द पीरियड 2 to 4 वीक। और ये वीट है, ये जो है ये वीट है, ठीक है। वीट में 13.5 सेंटीमीटर का ऐड किया जाता है। ये ज़्यादा टाइम के लिए ऐड किया जाता है, 3 to 8 वीक के लिए। फिर ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। ड्यूटी क्या होता है? देखिए पहली बात तो फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन डिस्चार्ज। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड इन हेक्टेयर व्हेन 1 क्यूबिक ऑफ वाटर इज अप्लाइड, ठीक है, इसे ड्यूटी कहते हैं। फिर डेल्टा क्या होता है? डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड। ये सेंटीमीटर में नापा जाता है। और राइस और व्हीट का जनरली ज्यादा है जाता है। कॉर डेप्थ शुगर की बताई थी, या सबसे ऊपर लिखी थी ना, ये 16 सेंटीमीटर होती है, ठीक। फिर ड्यूटी और डेल्टा के बारे में बात करते हैं, कि क्या होता है। जो राइस की ड्यूटी होती है वो 750 होती है, और जो डेल्टा होता है वो 120 होता है। यहीं पे वीट की जो होती है वो 1800 होती है ड्यूटी, और जो डेल्टा होता है वो 30 से 40 होता है, ठीक है। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा इक्वल टू 8.64 इंटू बी अपॉन डी होता है। जो बी है वो डेज में होगा, डी जो होगा वो हमारा हेक्टेयर पर क्यूबिक में होगा, और जो डेल्टा होगा वो मीटर में होगा। अगर सेंटीमीटर में होगा तो यहीं पे ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा 860 इंटू बी अपॉन डी हो जाता है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में होगा, डेल्टा जो होगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। और फिर वो डिस्चार्ज का तो फॉर्मूला पता ही होगा, वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। और एक फॉर्मूला और होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कहीं कहीं यूज हो जाता है, क्यू इंटू बी इक्वल टू एरिया इंटू डेल्टा, ठीक है। क्यू इंटू बी इक्वल टू एरिया इंटू डेल्टा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर एफिशिएंसी भी दी गई हो तो एफिशिएंसी से इंटू कर देंगे क्यू इंटू बी को, तो इसका एफिशिएंसी के साथ निकल आएगा। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्यूटी, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्यूटी को अफेक्ट करते हैं? तो ड्यूटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। ये तो इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि ड्यूटी डेल्टा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर टेम्परेचर के, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डेल्टा कम होता ड्यूटी कम होता चला जाएगा। फिर विंड वेलोसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पेरिनियल ड्यूटी इनंडेशन ड्यूटी से ज्यादा का मतलब कम होती है, ठीक है। फिर कोर्स अगर सॉइल है और फाइन सॉइल है, इन दोनों के बीच में जो फाइन सॉइल है उसकी ड्यूटी ज्यादा होती है। फिर अगर वे ऑफ इरिगेशन, मतलब कैसे तरीकों से इरिगेशन किया जा रहा है, उसके बेसिस पे ड्रिप की सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम होती है फ्री फ्लड की। ड्रिप, स्प्रिंकलर, देन फरो, देन चेक एंड देन फ्री फ्लड। सबसे ज्यादा आखिरी और पहले के याद रखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ड्यूटी होती है वो स्प्रिंकलर की, ड्रिप की होती है, और सबसे कम जो होती है वो फ्लड की होती है, ठीक है। फिर लाइन कैनाल और अनलाइन कैनाल में लाइन कैनाल की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्यूटी। फिर हेड ऑफ कैनाल पे जो ड्यूटी, देखिए ड्यूटी क्या होता है, एरियल वाइज, मतलब एरिया के बेसिस पे कितना ज्यादा लैंड इरिगेट किया जाता है ना, उसके बेसिस पे होता है। तो बेसिक सी बात है, हेड ऑफ कैनाल छोटा होगा एरिया के कंपैरिजन में, कंपेयर टू फील्ड के कंपैरिजन में। तो ड्यूटी हेड पे मिनिमम होती है और फील्ड में मैक्सिमम होती है, ठीक है, जो कि हमें इससे पता चल रहा है। और फिर कुछ एक्स्ट्रा इरिगेटेड एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं कि जीसी क्या होता है। ग्रॉस कमांड एरिया बोलते हैं पहली बात तो। ये टोटल एरिया होता है जो कि इरिगेट किया जाता है। इसमें कल्टीवेबल, मतलब जैसे पूरा एरिया है, इसमें हम आधा हिस्सा कल्टीवेट कर रहे हैं, तो कल्टीवेबल और नॉन कल्टीवेबल एरिया पे दोनों ऐड करके इसमें बताते हैं जीसीए में। टोटल एरिया विच कैन बी इरिगेटेड। फिर कल्चरल कमांड एरिया एरिया होता है, फिर इसे सीसीए बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये पोर्शन ऑफ जीसी होता है, मतलब जीसी का पार्ट होता है, जैसे ये वाला मैंने बताया ना, ये वाला, ठीक है। इसे सीसीए बोलते हैं, कल्चरल कमांड एरिया। तो ये क्रॉस कमांड एरिया का वो पार्ट है जो कि कल्टीवेबल होता है, 80% ऑफ द जीसी होता है। फिर नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया, जैसे ये हो गया नॉन कल्चरेबल, ये एनसीए हो गया। ये जीसीए इक्वल टू, नहीं, सीसीए इक्वल टू जीसीए माइनस एनसीसीए होता है। ये जो एनसीसीए नॉन कल्चरेबल कमांड एरिया, ये क्या होता है, पोर्शन ऑफ जीसीए विच इज नॉट कल्टिवेबल होता है। फिर इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के बारे में बात करते हैं। इसके रिसेंट में काफी क्वेश्चन आए, इसे आई ओ आई कहते हैं। ये परसेंटेज ऑफ कल्चरल कमांड एरिया होता है टू बी ग्रेटेड इन अ सीजन।
ठीक है? एक सीज़न में कितना परसेंटेज ऑफ कल्चरल कमांडेबल एरिया जो होता है उसे इरिगेट करते हैं। फॉर वन सीजन इट इज 100%, बट फॉर मोर देन वन पी सीजन इट इज ग्रेटर देन 100%। जनरली इट इज टेकन एज 40 से 60%। ये याद रखेंगे, एक सीजन के लिए 100% तक होता है, एक से ज्यादा सीजन के लिए 100% से ज्यादा होता है, और जनरली जो रखा जाता है इसे 40 से 60% तक रखा जाता है। और इसका जो क्या, देखिए क्या होता है कि परसेंटेज, ये वो होता है कि एक परसेंटेज ऑफ कल्चरल कमांड एरिया होता है टू बी इरिगेटेड इन अ वन सीजन। फिर टाइम फैक्टर के बारे में कब बात करते हैं, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज कैनाल रन टू इरिगेशन पीरियड। देखिए, ये रेशियो होता है ऑफ नंबर ऑफ डेज कैनाल रन टू टू इरिगेशन पीरियड। ठीक है, इसे टाइम फैक्टर कहते हैं। फिर कैपेसिटी फैक्टर के बारे में बात करते हैं, रेशियो ऑफ मीन सप्लाई डिस्चार्ज टू फुल सप्लाई डिस्चार्ज। इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटी फैक्टर। रेशियो ऑफ मीन सप्लाई डिस्चार्ज टू फुल सप्लाई डिस्चार्ज। फिर फुल सप्लाई कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं कि नंबर ऑफ हेक्टेयर्स इरिगेबल पर क्यूबिक ऑफ कैनाल कैपेसिटी एट इट्स हेड। ठीक है, फिर आगे डिस्कस करते हैं क्रॉप रेशियो क्या होता है। ये होता है एरिया इरिगेटेड ऑफ राबी क्रॉप एंड एरिया इरिगेटेड ऑफ खारिफ क्रॉप। इसे क्रॉप रेशियो कहते हैं। पहली बात ऐसे याद रखेंगे, राबी अपॉन खारिफ को बोलते हैं क्रॉप क्रॉप रेशियो। फिर कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, जिसे अभी पढ़ के आया था ना यहाँ पे, कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है ये। ठीक है, मीन सप्लाई डिस्चार्ज टू टोटल फुल सप्लाई डिस्चार्ज के बारे में, क्यू मीन अपॉन क्यू मैक्स, मीन सप्लाई डिस्चार्ज अपॉन फुल सप्लाई डिस्चार्ज, इसे कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। फिर टाइम फैक्टर नंबर ऑफ डेज कैनाल रन अपॉन इरिगेशन पीरियड। इसका जो अभी रिसेंट पीछे पढ़ के आया था ना वही है कि नंबर ऑफ डेज कैनाल रन अपॉन इरिगेशन पीरियड। फिर आउटलेट फैक्टर क्या होता है, ड्यूटी ऑफ वाटर एट आउटलेट, इसे आउटलेट फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटलेट, ड्यूटी एट आउटलेट। ठीक है, आउटलेट क्या होता है ये आपका मैंने रिसेंट में बताया, अगर नहीं पता है तो आप पीछे से देख के या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या होता है। इससे देखिए जितनी बार लिखेंगे पढ़ेंगे उतनी बार रिवीजन होगा। फिर ड्यूटी ऑन कैपेसिटी क्या होता है, कॉल्ड फुल सप्लाई कोफिशिएंट। ठीक है, ये क्या होता है, एरिया अपन क्यू मैक्स होता है इसका फॉर्मूला, एरिया एस्टिमेटेड टू बी इरिगेटेड अपॉन डिजाइन फुल सप्लाई डिस्चार्ज। फिर ओवरलैप अलाउंस क्या होता है, बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ क्रॉप एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ वाटर नीडेड हेंस क्यू इंक्रीजेस। देखिए, एक क्रॉप दूसरे क्रॉप के ऊपर ग्रो किया जाता है ना, तो क्या होता है इससे, मतलब एक क्रॉप दूसरे क्रॉप के साथ ग्रो कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, ओवरलैपिंग हो जाती है। फिर तो इससे क्या होता है, डिस्चार्ज का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाता है। फिर टिलेज क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जैसे क्या होता है, खेत जोतते हैं ना, फिर पानी भरते हैं, तो क्या होता है, ये प्रिपरेशन ऑफ लैंड होता है, इसे टिलेज कहते हैं। फिर मल्चिंग क्या होता है, स्प्रेडिंग एक्स्ट्रा मटेरियल टू कवर सॉइल, एग्जाम्पल प्लास्टिक। इससे क्या होता है, मॉइस्चर रिटेन है सॉइल का, एक्स्ट्रा मटेरियल बिछा दिया जाता है, जैसे प्लास्टिक होता है, रबर होता है, विटामिन होता है, विटामिन शीट्स होती हैं, तो ये सब डाल दिया जाता है ताकि मेंटेन है। देखिए विटामिन शीट्स कैसे बनाई जाती है ये आप बताएंगे, ठीक है। फिर इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में बात करते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसीज कैसे होगी। वाटर कन्वीनियंस, पहली बात तो ये एक एफिशिएंसी है, इसे एनसी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, वाटर डिलीवर्ड एट फील्ड अपॉन वाटर कैरिड बाय फ्रॉम रिवर। ठीक है, इसे कन्वीनियंस होता है, एफिशिएंसी कहते हैं, वाटर डिलीवर्ड एट फील्ड और वाटर कैरिड फ्रॉम द रिवर। इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा, अगर पॉइंट में निकालना है तो इनटू 100 नहीं करेंगे। फिर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं, वाटर अप्लाइड टू रूट अपॉन वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड इनटू 100। फिर वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन अपॉन वाटर नीडेड इन रूट जोन। फिर वाटर यूज अपॉन वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड। फिर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, इट इंडिकेट्स अप टू विच वाटर पेनिट्रेटेड टू यूनिफॉर्म डेप्थ। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अप टू विच डेप्थ वाटर जो है वो पेनिट्रेट कर चुका है। इसका फॉर्मूला होता है 1 - d/d × 100। जो कैपिटल डी है वो एवरेज पेनिट्रेशन डेप्थ है, और जो छोटा डी है वो एवरेज डिविएटेड वैल्यूज है। ठीक है, इसका आगे न्यूमेरिकल होगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे किया गया। ठीक है, बाकी अभी फॉर्मूला याद रखिए कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी जो होता है वो 1 - d/d × 100 होता है। फिर कंजप्टिव यूज के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। देखिए, टोटल वाटर कंज्यूम्ड बाय द प्लांट्स इन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। ठीक है, कि टोटल वाटर जो कंज्यूम होता है इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन में, उसे कहते हैं कंजम्पटिव यूज।
और इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन को बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। फिर कंजम्पटिव यूज मिलीमीटर पर डेज की इसकी वैल्यू जो होती है, यूनिट जो होती है उसे उसमें रिप्रेजेंट करते हैं मिलीमीटर पर डेज में। ठीक। फिर मेथड टू डिटरमाइन कंजप्टिव यूज, कौन कौन से मेथड होते हैं जो कंजम्पटिव यूज को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं? पहला है टैंक लेजीमीटर मेथड, जो कि बहुत यूज होता है। इनफ्लो वाटर डेप्थ माइनस वाटर आउटफ्लो वाटर डेप्थ अपॉन बेस पीरियड, इसे करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा। यूनिट वही है, मिलीमीटर अपॉन डेज। ठीक है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो अपॉन डेज, बेस पीरियड। फिर एरिया ऑफ टैंक लेजीमीटर का जो होता है वो 10 मीटर स्क्वायर होता है, और जो डेप्थ होती है वो 3 मीटर की होती है। और मेथड होते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंटल मेथड और इनफ्लो मेथड और सॉइल मॉइस्चर मेथड, बट आपको टैंक लेजीमीटर वाला याद रखना है। फिर इनडायरेक्ट मेथड, तीन तरीके के मेथड होते हैं: ब्लेनिक रिडल इक्वेशन, हारग्रीव्स क्लास पेन ए और पेनमैन्स इक्वेशन। जो हारग्रीव्स क्लास ए पेन जो है इसको हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी अभी देख लेते हैं सबका ये फॉर्मूला है। केपी अपॉन 40 1.8 टी प्लस 32। ठीक है। और जो हार्गीस क्लास ए पेन है वो सी कंजंक्टिव यूज इक्वल टू के डॉट ईपी होता है। के जो है वो हमारा कांस्टेंट है, या फिर क्रॉस फैक्टर बोलते हैं। क्रॉस फैक्टर जो ऊपर पढ़ के आए थे ना यहाँ पे, ये रावी अपॉन खारव। ठीक है। और फिर पेनमैन्स इक्वेशन है, ये बेस्ड ऑन एनर्जी एंड मास ट्रांसफर पे बेस होती है। ठीक है। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग कंजम्पटिव यूज, टेम्परेचर बढ़ेगा कंजम्पटिव यूज बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी कंजम्पटिव यूज घटेगा, क्रॉप पीरियड बढ़ेगा कंजम्पटिव यूज बढ़ेगा, विंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पटिव यूज, टाइप ऑफ कोर्स सॉइल है तो कंजम्पटिव यूज बढ़ेगा, और फाइन सॉइल है तो कंजम्पटिव यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर फाइन इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, ये हाइड्रोलॉजी का पार्ट है, ये यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ये भी हाइड्रोलॉजी का पार्ट है, इसे भी यहाँ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पार्ट है, ये जो लाइन है, ये इसे याद रखना बहुत जरूरी है। रेनफॉल इंट अच्छा रुकिए, इसे हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे, इसे हटा ही दीजिए। फिर इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप के बारे में बात करते हैं। इरिगेशन रिक्वायरमेंट CIR। ठीक, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होता है? CIR इक्वल टू कंजम्पटिव यूज माइनस रेनफॉल। ठीक है। RE जो होता है वो इफेक्टिव रेनफॉल होता है, तो CIR इक्वल टू कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है। फिर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है, NIR बोलते हैं। इसमें क्या होता है? CIR प्लस लीचिंग के लिए वाटर होता है, तो CIR जो होता है वो तो होता है कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल, इसमें प्लस लीचिंग का पार्ट कर देंगे। लीचिंग के लिए हमें वाटर जरूरी होता है ना, उसे नेट इरिगेशन में करेंगे। फिर FIR होता है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होता है? जो NIR होता है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, उसमें वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी से डिवाइड कर देते हैं। फिर ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट होता है, इसमें क्या होता है? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट को कन्वीनियंस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। ठीक है। और इट इज कंसिडर्स चैनल लॉसेस भी इसमें कंसिडर होते हैं। इसमें जो कौन सा सबसे ज्यादा, कौन से कम, सबसे कम होता है, इसको इससे लिखेंगे। और इसका एक याद करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ, GF नहीं चाहिए। ठीक है। इससे आप याद रखेंगे GIR, FIR और NIR और फिर CIR। फिर यूनिट ऑफ वाटर इक्वल नोट पॉइंट है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और ग्राम सीसी में रखेंगे तो 1 ग्राम पर सीसी होता है। फिर केनाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल भी काफी आते हैं। ठीक है। तो प्राइमरी केनाल जो होता है वो मेन एंड ब्रांच केनाल की होता है, और सेकेंडरी केनाल जो होता है वो माइनर और मेजर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। और फिर जो टेरेस्ट्री केनाल में आता है उसमें वाटर कोर्सेज एंड फील्ड चैनल्स आते हैं। ठीक है। और मैनेजमेंट सिस्टम फॉर कन्वेइंग एंड इरिगेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर टू एग्रीकल्चर फील्ड, इसे कहते हैं वाराबंदी सिस्टम। ठीक है। मतलब जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है फॉर कन्वेइंग इरिगेशन वाटर फ्रॉम रिवर टू एग्रीकल्चर फील्ड, इसे वाराबंदी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। फिर कुछ चैनल्स और उनके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि एलुवियल चैनल जो होता है दैट कंटेन सैंड सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, इसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। फिर नॉन एलुवियल सॉइल क्या होता है? ये रॉक के बने होते हैं। फिर अनलाइन कैनाल होता है, ये कैनेडी और लेसी की थ्योरी पे बेस और डिजाइन होते हैं। और लाइन कैनाल होता है, ये वेलोसिटी और डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिजाइन होते हैं। फिर ये परमानेंट लिखा है यहाँ पे, परमानेंट कैनाल। परमानेंट कैनाल क्या होता है? ये परमानेंटली फीड होते हैं वाटर के बाय द रिवर। ठीक है। और थ्रू आउट द ईयर होते हैं।
फिर इनंडेशन कैनाल क्या होता है, गेट सप्लाईज व्हेन वाटर लेवल इन द रिवर राइज, जैसे मानसून का पीरियड है, बारिश बहुत हुई, रिवर का वाटर लेवल राइज हुआ, तो उससे क्या होता है, पानी इसमें उठ के आ जाता है, इसे इंडंडेशन कैनाल कहते हैं। फिर फीडर कैनाल होता है, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है फॉर स्मॉलर एरिया के इरिगेट करने के लिए, ठीक है। फिर कैरियर कैनाल क्या होता है, ये डायरेक्ट इरिगेशन और फीडर कैनाल दोनों को मिला के बनाया जाता है। फिर ये काफी क्वेश्चन आता है कि जो रिज या वाटरशेड जो होता है, ये पहली बात तो नेचुरल शेड के अलाइन किया जाता है लॉन्ग, ठीक है, और कैन इरिगेट ऑन द बोथ साइड्स एंड क्रॉस ड्रेनर वाज नॉट रिकॉर्ड और इकोनॉमिकल होता है। जैसे मैं बताता हूँ ये क्या होता है, यहाँ पे बता देता हूँ। ये जैसे कोई वो है, ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया रिज, ठीक, रिज कैनाल। फिर ये कंटूर्स हैं, रुकिए मैं बदल लेता हूँ कलर, ये रिज हुआ। तो क्या होता है, ये रिज हो गया, देन यहाँ पे कैनाल बनाया जाता है, इसे कंटूर कैनाल से बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर और जो अलोंग होते हैं, ठीक है, ये अलोंग हो गए, जो कंटूर के पैरेलल में होते हैं उन्हें कंटूर कैनाल कहते हैं। फिर जो उनके परपेंडिकुलर होते हैं कंटूर के, इन्हें साइड स्लोप कैनाल कहते हैं, ठीक है। देखिए रिज कैनाल इधर भी इरिगेट कर सकता है, इधर भी इरिगेट कर सकता है, बट ये जो कंटूर कैनाल है ये आगे की तरफ कर ही सकते हैं इरिगेट। और साइड स्लोप कैनाल जो होते हैं वो इधर और इधर भी इरिगेट कर सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, कि कंटूर कैनाल अलाइंड अलोंग द कंटूर्स, जैसे मैंने बताया था, ये कंटूर है, ये कंटूर है, ये कंटूर है, ठीक है, और उनके पैरेलल, ठीक है, कैन इरिगेट ओनली ऑन वन साइड और क्रॉस ड्रेनेज रिक्वायर्ड, मैक्स क्रॉस ड्रेनेज रिक्वायर्ड है। फिर साइड स्लोप कैनाल जो होते हैं अलाइन एट राइट एंगल टू कंटूर पैरेलल टू ड्रेनेज एंड क्रॉस ड्रेनर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। फिर मेन कैनाल क्या होता है, प्रोवाइड वाटर टू ब्रांच कैनाल एंड नो डायरेक्ट इरिगेशन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज के बेसिस पे कैनाल को डिवाइड किया गया है। जो मेन कैनाल होते हैं, मेन या ब्रांच कैनाल, इनका जो डिस्चार्ज होता है वो 5 क्यूमेक से ज़्यादा होता है। फिर मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है वो 0.25 से लेके 3 क्यूमेक तक होता है। और जो वाटर कोर्सेज और फील्ड चैनल्स होते हैं ना, नहीं, माइनर डिस्ट्रीब्यूटिव्स होती हैं, हाँ ठीक है, जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटिव्स होती हैं वो 0.25 से कम होता है। और जो वाटर चैनल्स और ये वाटर कोर्सेज और फील्ड चैनल्स होते हैं, इनमें 0.08 क्यूमेक तक होता है पानी, ठीक है, ये याद रखेंगे फिर आप। फिर लॉसेस ऑफ वाटर वाटर इन कैनाल्स, देखिए 2 से 3% तो इवेपोरेशन से होता है, बाकी जो मेजर लॉस होता है वो परकुलेशन से होता है, जैसे यहाँ लिखा है ना, परकुलेशन से होता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन। देखिए अगर पोरस सॉइल है तो एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन अगर सॉइल जो है कोर्स है तो उसमें परकुलेशन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और परकुलेशन ऐसे याद रखेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉसेस, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं लॉसेस को, टाइप्स ऑफ सीवेज, अमाउंट ऑफ सिल्ट कैरिड, क्रॉस सेक्शन ऑफ चैनल, फिर कंडीशन ऑफ सॉइल और वेलोसिटी ऑफ कैनाल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, ये रिसेंट में काफी क्वेश्चन आए थे, 2-3 बार आ चुका है। जो रेडियस होता है कैनाल का उसे कितना रखते हैं, तो नीचे से शुरू करेंगे। 0.5 से लेके 3 तक होता है तो 100 मीटर रखते हैं, ठीक है। 3 से 15 होता है तो 150 रखते हैं, नहीं, हाँ 150 रखते हैं, ये 100 है। और ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये 0.5, ठीक है, क्यूमेक। 1 क्यूमेक इक्वल टू 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है। और तो 0.5 क्यूमेक से कम है तो 100 होगा, और 0.5 से लेके 3 है तो 150 होगा, 3 से 15 है तो 300 होगा, 15 से 30 है तो 600 होगा, और फिर 30 से 100 है तो 900 होगा, और 100 से ज़्यादा है तो 1500 मीटर का रेडियस होता है, ठीक है। फिर आगे डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कैनाल के बारे में। कैनाल के पार जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, कि साइड स्लोप क्या होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कैनाल डिपेंड्स अपॉन साइड स्लोप, ठीक है, साइड स्लोप पे स्टेबिलिटी ऑफ कैनाल डिपेंड करती है। अगर कटिंग में ज्यादा रखी जाती है, फिलिंग में कम रखी जाती है। कटिंग में रखी जाती है 1:1, 1 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल पे,
या फिर से लेके 1.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल तक, ठीक है। और फिलिंग में रखी जाती है 1.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल से लेके 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल तक, ठीक है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्री बोर्ड क्या होता है? मार्जिन बिटवीन फुल सप्लाई लेवल एंड टॉप ऑफ बैंक, ये बैंक है, ठीक है। फॉर लाइन कैनाल्स इट इज फ्रॉम फुल सप्लाई लेवल टू टॉप ऑफ मार्जिन। क्या होता है? जैसे ये कैनाल है, ये मार्जिन है, ठीक है। तो यहाँ से लेके जैसा पानी यहाँ तक है सर, तो ये जो होता है इसे कहते हैं हम फ्री बोर्ड, ठीक है। और ये डिस्चार्ज के बेसिस पे फ्री बोर्ड रखा जाता है। अगर 1 से 5 क्यूमेक है तो 0.50, और 5 से 10 है तो 0.60, और 10 से 20 है, नहीं 10 से 30 है तो 0.70, और 30 से ज़्यादा है 150 तक तो 0.90 मीटर रखा जाता है फ्री बोर्ड। फिर दौलाज के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? फॉर सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स दौलाज आर मेड 0.3 मीटर वाइड होते हैं, नहीं हाइट हाई होते हैं, और 0.3 से लेके 0.6 मीटर तक वाइड होते हैं। डॉलर्स के देखिए कहीं पे हाँ ये डायग्राम है, ये देखिए ये डायग्राम है इसके, अभी मैं समझाता हूँ इसके बेसिस पे। देखिए ये पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग में कोई एक चैनल बना है, ठीक है। तो क्या होता है? अ, ये हमारा डॉलर्स हो गया, ठीक है। ये हमारी रोड हो गई, यहाँ पे बैंक है हमारा, ये हमारी रोड है, ठीक है। और ये हमारा कंटूर बम है। फिर और ये NSL है, NSL होता है नॉर्मल सप्लाई लेवल, ये हमारा फ्री बोर्ड है, ठीक है। ये हमारा पानी है, और ये फुल सप्लाई लेवल है, ठीक है। ये बर्म होता है, बर्म क्या होता है अभी आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। फिर सर्विस रोड के बारे में बात करते हैं कि फॉर इंस्पेक्शन पर्पस 0.5 से लेके 1 मीटर तक अबव FSL सर्विस रोड दी जाती है। फिर कंटूर बम क्या होता है? जनरली गिवन इन द कैनाल इन फिलिंग एक्स्ट्रा बम प्रोवाइडेड इन द बैंक ऑफ एम्बैंकमेंट प्रोटेक्ट फ्रॉम लीकेज ड्यू टू सीपेज। जैसे क्या होता है? पानी यहाँ से लीक करके ऐसे ना आ जाए तो ये पर्म दे दिया जाता है ना, तो ये पानी को रोक देता है, नहीं तो आ, एक सीपेज होने लगेगा। फिर स्पॉइल बैंक क्या होता है? एक्स्ट्रा सॉइल डिस्पोज्ड ऑफ एट द एज ऑफ द एम्बैंकमेंट व्हाइल कटिंग। ये क्या होता है? सॉइल निकाली यहाँ से यहाँ डाल दी, यहाँ से निकाली यहाँ से डाल दी, बट ज्यादा जब हो जाती है तो क्या होता है? स्पॉइल बैंक बना दिया जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। फिर बम क्या होता है? बम होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेफ्ट एट द ग्राउंड लेवल बिटवीन द टो ऑफ द बैंक एंड टॉप एज ऑफ कटिंग। ये होता है ना, ये, ठीक है। इसे बोलते हैं, ये क्या 3 क्राइटेरिया कंप्लीट करता है। एक तो एरोजन से बचाता है, रेजीम कंडीशन प्रोवाइड करता है, और एडिशनल स्ट्रेंथ देता है। रेजीम कंडीशन क्या होती है ये अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ, ऐसी कंडीशन जहाँ पे ना सिल्टिंग हो ना स्कोरिंग हो ऑफ कैनाल, उसे कहते हैं रेजीम कंडीशन। तो ये बर्म का काम होता है। NSL बता ही दिया था, नॉर्मल सप्लाई लेवल होता है, नेचुरल सप्लाई लेवल होता है। एक मिनट, नेचुरल सरफेस लेवल में नेचुरल सप्लाई लेवल भी होता है, बट यहाँ पे नेचुरल सरफेस लेवल है, ठीक है। तो बर्म क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेफ्ट एट द ग्राउंड लेवल फ्रॉम द टो ऑफ द बैंक टू द एज ऑफ कटिंग, ठीक है। फिर डिजाइन ऑफ कैनाल के बारे में बात करते हैं। देखिए डिजाइन ऑफ कैनाल दो तरीके से होती है, कैनेडी के द्वारा, एक लेसी के थ्रू, ठीक है। फिर कैनाल आर डिजाइन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, एक तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी पे क्या होता है? नो सिल्टिंग होती है, नो स्कोरिंग होती है, यहाँ पे जैसे लिखा है, ठीक है। एलुवियल कैनाल जनरली डिजाइंड विद नो सिल्टिंग एंड नो स्कोरिंग कंडीशन कॉल्ड रेजीम कंडीशन, ठीक है। मैंने बताया ना रेजीम कंडीशन क्या होता है। फिर अगर सिल्टिंग हो रही है तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, जिससे डिस्चार्ज कम होगा, कल्चरेबल कमांड एरिया खुद ही कम हो जाएगा। और स्कोरिंग होगी तो टर्बुलेंस बढ़ेगा, जिससे डिस्चार्ज कम हो जाएगा, फिर कल्चरेबल कमांड एरिया कम हो जाएगा। फिर आते हैं कैनेडी और लेसी थ्योरी पे। कैनेडी और लेसी थ्रू, देखिए कैनेडी में क्या होता है? एडीज आर निगलेक्टेड फ्रॉम द साइड्स, और बॉटम्स की जो एडीज क्रिएट होती है ना, सिर्फ उन्हीं को अकाउंट किया गया था, यहाँ पे ये बताया गया। और लेसी ने क्या किया था? लेसी का जो मामला है ज्यादा बेटर होता है, इनने फॉर्मूला वॉर्मूला सब बढ़िया एकदम बढ़िया दिया था। तो इससे क्या होता है? लेसी में क्या होता है कि बॉटम और साइड दोनों से जो एडीज क्रिएट होती हैं उनके दोनों के बारे में बात किया था। इसमें सिल्टिंग, स्कोरिंग, नॉट अकर्स और रेजीम कंडीशन आ जाती है। लेसी ने 3 कंडीशन दी थी, इनिशियल, फाइनल और ट्रू रेजीम, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा है अभी सब डिस्कस करेंगे। फिर नॉट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन सिल्ट ग्रेड एंड क्रिटिकल वेलोसिटी, और इनने तो पूरा फॉर्मूला ही दे दिया था सिल्ट ग्रेड पे, F = 1.76 रूट डी,
डी जो है डायमीटर ऑफ ग्रेन साइज है। फिर नो एक्सप्रेशन फॉर बेड स्लोप, इनने तो पूरा बढ़िया फॉर्मूला वार्मूला दिया था। F5/3/3340 Q1 पावर 6, ठीक है। फिर इनने जो वेलोसिटी निकालने के लिए तरीके बताए थे वो चेजी कांस्टेंट और मैनिंग फार्मूला यूज होता था, लेकिन इनने बढ़िया वेलोसिटी की फार्मूला दिया था QF² /140 पावर 1/6, ठीक है। फिर कैनेडी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। इनने दोआब कैनाल सिस्टम पढ़ा था, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और वेलोसिटी का इनका फॉर्मूला था 0.55 m d 0.64 की पावर 0.64। m क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी है, और d जो है हमारी ट्रायल डेप्थ है। और अगर m 1 से कम है तो सिल्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और m इक्वल टू 1 है तो रेजिम कंडीशन हो जाएगी, बट m अगर ज्यादा है तो इसमें स्कोरिंग हो जाएगी, ठीक है। और एरिया फॉर्मूला वही Q/वेलोसिटी। फिर m = 1 जो रखा जाता है वो लाइट सैंडी सॉइल के लिए रखा जाता है। 1.1 फॉर लाइट सैंडी कोर्सर सॉइल, 1.2 फॉर लोम सॉइल। लोम सॉइल किस सॉइल का मिक्सचर है ये आप बताएंगे। और 1.3 रखा जाता है फॉर हार्ड सॉइल। फिर एक्चुअल वेलोसिटी कुटर फॉर्मूला का यूज करके जो दिया था इनने कैनेडी ने, वो K = नहीं के नहीं, वेलोसिटी C√RS, ठीक है। जो S है वो हमारा बेड स्लोप है, और जो R है वो हाइड्रोलिक रेडियस है। हाइड्रोलिक रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। और सी जो है हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर गैरेट डायग्राम क्या होता है, इससे रीजन में काफी क्वेश्चन आते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कैनेडी थ्योरी एंड कुटर्स फार्मूला। फिर रेजीम कंडीशन क्या होती है, देखिए कैनेडी में के रेजीम कंडीशन कैसे आई थी। इसमें BDS अमाउंट ऑफ सिल्ट, ठीक है, जिसे सिल्ट ग्रेड, सिल्ट चार्ज भी कहते हैं, फिर सिल्ट ग्रेड, सब कुछ कांस्टेंट था इनके में कुछ भी वेरिएबल नहीं था, ठीक है। फिर लेसी के बाद उसमें आते हैं। लेसी में क्या था, इनने तीन कंडीशन दी थी, ट्रू, इनिशियल और फाइनल। ट्रू में क्या था, नो सिल्टिंग नो स्कोरिंग। फिर इनिशियल में क्या था, इनने सब कुछ कांस्टेंट रखा था, बी और डी वेरिएबल था। फिर फाइनल में क्या था, इनने BDS सब कुछ रेगुलेट कर दिया था। बट रियलिटी में जो था, ये जो इनने दी थी लेसी ने अपनी ये थीसिस, ये क्या था, ये फाइनल और यहाँ पे लिखा है ये फाइनल और ट्रू रेजिम के लिए था, अवेलेबल थी, मतलब जो सही थी, ठीक है। और जो फाइनल रेजिम था वो 99% ऑफ ट्रू रेजिम बैठता था। देखिए ट्रू रेजिम तो आइडियल कंडीशन में होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो फाइनल रेजिम ही ऑप्ट हो पाती थी। फिर नंबर ऑफ लेसिस इंडिपेंडेंट इक्वेशन थी, वो तीन होती हैं। ये याद रखेंगे, रिसेंट में क्वेश्चन आता है, इस पे हैशटैग लगा लीजिए। फिर एग्रीगेशन ऑफ सिल्ट हैपेंस इन फ्लैट स्लोप एंड नैरो एरिया, और डिग्रेडेशन होता है इन स्टीप स्लोप्स और वाइडर एरिया में, ठीक है। फिर ये कुछ इनके फॉर्मूलाज थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस पे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। ये मैं अगर आगे न्यूमेरिकल्स होंगे तो मैं दिखाऊंगा। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ कि V = जो वेलोसिटी है, V = QF² /140 पावर 1/6। F होता है हमारा यहाँ पे सेल्फ फैक्टर, F = 1.76 रूट D mm में होगा। R जो है वो हमारा हाइड्रोलिक रेडियस है, F5/2 V² /F। जो पेरीमीटर है ये वेट पेरीमीटर है, इसका फॉर्मूला होता है 4.75 √Q, ठीक है। फिर एरिया Q/वेलोसिटी। और ब्लड स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F5/3 3340Q1 की पावर 1/6। फिर रेजिम फ्लो इक्वेशन, इस पे फॉर्मूला काफी बार आया। रेजिम फ्लो इक्वेशन कैसे आती है, 10.8 R2/3 और S1/3। फिर रेजिम स्कोर डेप्थ, इस पे भी काफी बार आया। वो था रेजिम फ्लो इक्वेशन, और ये है रेजिम स्कोर डेप्थ। तो कैसे आता है, 1.35 ब्रैकेट में Q² / F की पावर 1/3। Q जो होता है यहाँ पे, जो स्मॉल q है वो Q/B है, जो क्या मतलब डिस्चार्ज अपॉन विथ है, ठीक है। अगर कैपिटल Q रखना है तो 0.48 Q अपॉन F की पावर 1/3 होगा, ठीक है। देखिए ये मेन फॉर्मूला, इसे याद रखना बहुत जरूरी है, 1.35 Q² / F की पावर 1/3। फिर टू फाइंड चीजेस कांस्टेंट, बेसिन फॉर्मूला यूज और कुटर फॉर्मूला यूज। फिर मैनिंग्स का फॉर्मूला का जो इक्वेशन होता है वो होता है 1/n R 2/3 S 1/2, ठीक है।
बाइंडिंग फॉर्मूला तो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे। फिर मैनी कांस्टेंट के बेसिस पे जो लाइन कैनाल्स की जो कंडीशंस हैं वो उस पर डिस्कस करते हैं कि 0.0225 जो होगा वो वेरी गुड कंडीशन है। फिर 25 पॉइंट्स बढ़ाएंगे 0.2250 ये गुड कंडीशन होगा। 0.0275 ये इनडिफरेंट होगा। फिर पुअर में तो 0.30 हो जाएगा। फिर ये अनलाइन कैनाल्स के लिए। बट अगर लाइन कैनाल्स है तो 0.018 से लेकर 0.20 तक जाता है मैनिंग्स कांस्टेंट के बेसिस पे। फिर आइडियल शेप्स ऑफ कैनाल क्या होता है? लाइन कैनाल के लिए ट्रेपेजॉइडल होता है और अनलाइन कैनाल के लिए सेमी सर्कुलर होता है। फिर बेस्ट सेक्शन ऑफ कैनाल पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिनिंग, ये सबसे बेस्ट कैनाल सेक्शन होता है। फिर कैनाल लाइनिंग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए किस किस बेसिस पे कैनाल लाइनिंग की जाती है। अगर हार्ड सरफेस लाइनिंग है तो कंक्रीट कर सकते हैं, बोल्डर की कर सकते हैं, एस्फाल्टिक की कर सकते हैं, और जनरली कंक्रीट की जाती है। अर्थ फिलिंग की देखिए कॉम्पैक्टेड सॉइल कर सकते हैं या फिर सीमेंट प्लस सॉइल की भी कर सकते हैं। फिर वेलोसिटी के बेसिस पे मतलब लाइनिंग की जाती है तो अलग अलग लाइनिंग पे अलग अलग वेलोसिटी होती है। अगर सीमेंट कंक्रीट की लाइनिंग है तो 2.7 मीटर पर सेकंड होगी। बर्ड लाइन होगी तो 1.8 मीटर होगी और बोल्डर होगा तो 1.5 मीटर पर सेकंड होगी। टाइप ऑफ सॉइल के बेसिस पे रॉक एंड ग्रेवल है तो 1.5 मीटर, मॉरम या फिर हार्ड सॉइल है तो 1.0 से 1.1 मीटर पर सेकंड, लोम या ब्लैक कॉटन सॉइल है तो 0.6 से लेकर 0.9 और ऑर्डिनरी सॉइल है तो 0.6 से लेकर 0.9 मीटर पर सेकंड। फिर क्रॉस ड्रेनेज वर्क पे डिस्कस कर लेते हैं। इस पे भी रिसेंट में काफी क्वेश्चंस आए। एक्वेडेक्ट सुपर पैसेज और साइफन कैनाल साइफन के, और फिर लेवल क्रॉसिंग ये सब होता है। इसमें क्या होता है देखिए ये एक बड़ा टॉपिक है, मतलब एक लेक्चर लग सकता है, बट मैं एक शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि जैसे ये हो गया हमारा कैनाल, ठीक है, रुकिए, अच्छा, ये हो गया हमारा कैनाल, ठीक है, और ये हो गया हमारा रिवर, ठीक है, ये हो गया इसका ड्रेनेज बेड लेवल, ये हो गया इसका यहाँ पे कैनाल बेड लेवल, ये हो गया इसका फुल सप्लाई लेवल, ठीक। और एक मिनट, ऐसे बनाते हैं, ठीक। तो अब अलग अलग कंडीशन पे डिस्कस करते हैं कि जैसे एक्वाडेक्ट क्या होता है। एक्वाडेक्ट क्या होता है, जैसे पानी इसका यहाँ पे है, ठीक है, और इसका पानी यहाँ पे है, तो क्या होता है ये कैनाल कहलाया जाता है। इसमें क्या होता है जो फुल सप्लाई लेवल होती है, फिर कैनाल बेड लेवल होता है, फिर हाई फ्लड लेवल होता है, और फिर ये ड्रेनेज बेड लेवल होता है। ये हाई फ्लड लेवल क्या होता है, ये जो होता है इसका लेवल रिवर वाले पार्ट का, ये हाई फ्लड लेवल है, ठीक है। और कैनाल अबव रिवर होती है इसमें, और डिजाइन टू कैरी 50 to 75% ऑफ एफएसएल। फिर साइफन एक्वेडक्ट में क्या होता है, साइफन एक्वेडक्ट में क्या होता है, ये पानी जो होता है वो यहाँ यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। मतलब जो कैनाल बेड लेवल है वो नीचे हो जाता है हाई फ्लड लेवल से, ठीक है। तो एफएसएल, एचएफएल और सीबीएल और फिर टीबीएल। फिर इसमें क्या होता है वाटर जो पास होता है वो साइफनिक एक्शन के अंडर होता है। फिर सुपर पैसेज में क्या होता है, सुपर पैसेज में होता है, ये मैं बता देता हूँ यहाँ पे। सुपर पैसेज में, सुपर पैसेज में अ, ये हमारी हो गई रिवर और ये हो गया कैनाल, ठीक है। इसमें सब कुछ सेम है बट रिवर और कैनाल की जगह में पलट जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है। तो सुपर पैसेज में क्या होता है हाई फ्लड लेवल, फिर कैनाल बेड लेवल, फिर एफएसएल होता है। कैनाल बिलो रिवर होती है, और कैनाल वाटर फ्लो अंडर ग्रेविटी एक्शन। कैनाल साइफन में क्या होता है इसमें जो इसका पानी वो यहाँ तक आ जाता है, जो रिवर का हाई ड्रेनेज बेड लेवल है उससे ऊपर आ जाता है कैनाल का पानी, तो ये हमारा हो जाता है कैनाल साइफन। और लेवल साइफनिक एक्शन में पानी बहता है इसमें भी। और लेवल क्रॉसिंग क्या होता है, यहाँ से कैनाल आ रही है और यहाँ से वो रिवर कैनाल आ रहा है, तो ये दोनों एक ही लेवल पे होते हैं ना, तो इसे लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। फिर आगे डिस्कस करते हैं।
रिवर ट्रेनिंग वर्क्स शुरू करते हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पढ़ना था मैं, तो इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट तो मीएंडरिंग रेशियो कहते हैं। मीएंडरिंग रेशियो क्या होता है? पहली बात तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स किस लिए करते हैं, ठीक है? रिवर ट्रेनिंग वर्क्स करते हैं जैसे कई इसमें वो होता है जैसे पानी बढ़ाने का, या फिर सिल्ट से बचाने का, और जो गाइडमैन्स होते हैं उनको बचाने का, ठीक है? इन सब से रिलेटेड करने के लिए रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट पड़ता है मीandering रेशियो क्या होता है? इट इज मीandering बेल्ट अपॉन मीandering लेंथ। मीandering बेल्ट जो होती है उसे मीandering विड्थ भी कहते हैं। ये कल मैंने बताया था इस डायग्राम के थ्रू। तो क्या होता है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये सब क्या होता है कि ये जो होती है, जैसे हमारी रिवर होती है सीधी नहीं होती है, वो क्या होता है पानी की वजह से ऐसे हो जाती है, पानी के मूवमेंट की वजह से। तो क्या होता है ऐसे हो गई, तो यहाँ से यहाँ एक कर्व से दूसरे कर्व तक जो लेंथ होती है उसे मीandering लेंथ कहते हैं। और आउटर कर्व से इनर कर्व तक और मीandering बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, मीandering रेशियो इसी का रेशियो होता है, विथ अप मीandering विथ अपॉन मीandering लेंथ। फिर कट ऑफ बोलते हैं। कट ऑफ क्या होता है? कट ऑफ या टॉर्टोसिटी, या फिर इसे एक और नाम से बोलते हैं, वो आप बताएंगे। एस से शुरू होता है, ठीक है? तो ये क्या होता है? कर्व लेंथ ऑफ कट ऑफ अपॉन स्ट्रेट लेंथ ऑफ कट ऑफ। और जो कट ऑफ की लेंथ होती है, कट ऑफ रेशियो की जो वैल्यू होती है वो 1.7 से लेके 3 के बीच में होती है। फिर मीandering लेंथ अगर निकालना है तो ये 65.8 रूट क्यू होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज। 65.8। और अगर मीandering बेल्ट निकालनी है तो ये 150 रूट पी क्यू होता है। ठीक है, फिर डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं कि क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है। इट इज यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सिल्ट एंटरिंग द ब्रांच कैनाल। ठीक है, ये रिवर हुई, ठीक है? ये रिवर है। यहाँ से हमने ऑफ टेकिंग कैनाल निकाल लिया, ठीक? ऑफ टेकिंग कैनाल। तो इसी में हम लोग दो एक इसमें लगाते हैं हेड रेगुलेटर, और जो रिवर होती है इसमें लगाते हैं हम क्रॉस रेगुलेटर, ठीक है? तो क्रॉस रेगुलेटर क्या होता है? टू इट इज यूज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सिल्ट एंटरिंग द ब्रांच कैनाल, ठीक है? ब्रांच कैनाल जो ऑफ टेकिंग कैनाल है उसमें। फिर सिल्ट एक्सक्लूडर क्या होता है? ये इसे अपस्ट्रीम में लगाया जाता है, पहली बात तो ये, ठीक है? और इट इज यूज टू रिमूव सिल्ट बिफोर एंटरिंग इनटू द कैनाल। जैसे यहाँ से पानी आया, ठीक है? तो हमने यहीं पे लगा दिया, यहाँ पे सिल्ट एक्सक्लूडर लगा दिया ऑन द अपस्ट्रीम साइड, तो क्या होता है ये सिल्ट को रिमूव कर देता है। अब सिल्ट इजेक्टर के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? ये डाउनस्ट्रीम साइड लगाते हैं। सेम काम होता है सिल्ट को हटाना, बट ये डाउनस्ट्रीम साइड लगाते हैं, मतलब जो थोड़ी बहुत सिल्ट आ गई उसे भी रिमूव कर दें तो सिल्ट एक्सक्लूडर लगाते हैं, और सिल्ट इजेक्टर लगाते हैं, और ये डाउनस्ट्रीम साइड लगाते हैं। फिर असेसमेंट ऑन द एरिया बेसिस, ये इस पे हैशटैग लगा लीजिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा तो ये आप पढ़ लेंगे। फिर रिवर ट्रेनिंग वर्स के बारे में बात करते हैं, कितने तरीके की रिवर्स होती है। रिवर्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं कि ब्रेडेड रिवर जैसे क्या होता है, इसे कैसे बोलते हैं, ठीक है? मतलब मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और मैच द फॉलोइंग कराया जाएगा कि कौन सी ब्रेडेड रिवर है, कौन सी पेरेनियल रिवर है। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेरेनियल रिवर क्या होती है? ये थ्रू आउट द ईयर काम करती रहती है। नॉन पेरेनियल क्या होती है? ड्यूरिंग मानसून ही काम करती हैं। फ्लैशी रिवर क्या होती है? जैसे एकदम से पानी बढ़ा और रिवर में बहने लगा तो फॉर अ शॉर्ट टाइम, उसे फ्लैशी रिवर कहते हैं। वर्जिन रिवर क्या होते हैं? एरिड रीजन में क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है पानी, परकोलेशन भी हो जाता है, तो इसे पानी सब खत्म हो जाता है, उसे वर्जिन रिवर बोल देते हैं। फिर स्टेबल रिवर क्या होती है? इनका जो शेप रहता है वो स्टेबल रहता है, ये नहीं होता कि मीएंडर करने लगे, ठीक है? फिर ब्रेडेड रिवर्स क्या होती हैं? ये क्या होता है? जो स्टेबल रिवर के अपोजिट होता है, ये स्टेबल नहीं होती। ये क्या होता है? ऐसे ऐसे मूव कर जाती है ना, तो इसे बोलते हैं ब्रेडेड रिवर्स। कई सेक्शंस में बढ़ जाती है, 2 और मोर सेक्शंस में। फिर रिवर ट्रेनिंग वर्क किस लिए करते हैं? ये जैसे मैंने बताया था ना, ये रिवर ट्रेनिंग वर्क देखिए फ्लड प्रोटेक्शन से के लिए, ठीक है? सेडिमेंट कंट्रोल के लिए, और नेविगेशन के लिए, और गाइडिंग द फ्लो के लिए। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और भी कई तरीके के पॉइंट्स होते हैं बट ये 4 इंपॉर्टेंट है: फ्लड कंट्रोल, नेविगेशन, सेडिमेंट कंट्रोल, और ग्रेविटी फ्लो के लिए, गाइडिंग द फ्लो के लिए। फिर नेविगेशन रिवर ट्रेनिंग किस लिए करते हैं? नेविगेशन ट्रेनिंग रिवर, पहली बात तो इसके नाम से पता चला, नेविगेशन के लिए करते हैं। और इसे लो वाटर ट्रेनिंग कहते हैं, और ट्रेनिंग फॉर डेप्थ कहते हैं। ये काफी बार पूछा गया है कि इसका और नाम क्या है। लो वाटर ट्रेनिंग वर्क कहते हैं, या फिर वाटर फॉर डेप्थ कहते हैं।
ये नेविगेशन के पर्पज से किया जाता है रिवर ट्रेनिंग। फिर सेडिमेंट कंट्रोल किया जाता है, ये मीन वाटर डेप्थ बोलते हैं इसे, या फिर ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट बोलते हैं। फिर कैनाल आउटलेट क्या होता है? कैनाल आउटलेट जैसे मैंने बताया था ना, कैनाल आउटलेट जनरली प्रोवाइड किया जाता है वाटर कोर्सेज या फिर फीड चैनल्स में। ये क्या होता है? स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू कनेक्ट वाटर कोर्सेज टू माइनर डिस्ट्रीब्यूटरीज। इसका जो डिस्चार्ज है वो 0.08 होता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, या फिर क्यूबिक भी बोल सकते हैं। एंड क्यू कैन बी मेजर्ड, इससे क्यू भी डिस्चार्ज भी मेजर किया जा सकता है। एंड एक्ट एज अ हेड रेगुलेटर फॉर द वाटर कोर्स, ठीक है। फिर देखिए तीन तरीके के होते हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल और सेमी नहीं, क्योंकि मैं बता सेमी फ्लेक्सिबल बोलते हैं, नहीं तो मैं ऐसे बोल देता हूँ सेमी मॉड्यूलर, मॉड्यूलर और नॉन मॉड्यूलर। तो क्या होता है, जैसे नॉन मॉड्यूलर या फिर फ्लेक्सिबल आउटलेट को क्या होता है कि पहली बात तो कंट्रोल नहीं होता है। फिर डिस्चार्ज कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्सेज। जैसे क्या होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ये हमारा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और ये हमारा वाटर कोर्स है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पानी आ रहा है, तो इन दोनों के डिफरेंस की वजह से ही पानी बहेगा। अगर दोनों में सेम रहेगा तो नहीं बहेगा। तो ये नॉन मॉड्यूलर वाला सेक्शन हो गया, ठीक है। फिर सेमी मॉड्यूलर में क्या होता है, या फिर सेमी फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, डिस्चार्ज डिपेंड्स अपॉन द वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। फिर आता है मॉड्यूलर आउटलेट, या फिर जिसे बोलते हैं रिजिड आउटलेट। ये देखिए डिफरेंस पे नहीं, ये मतलब क्यू इसका फिक्स रहता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। क्यू फिक्स होता है, इंडिपेंडेंट होता है और पूरा कंट्रोल होता है। फिर गाइड बैंक्स क्या होता है? गाइड बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं। इसे बेल बैंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। एंड रिक्वायर्ड टू रेस्ट्रिक्ट द वाटर कोर्सेज थ्रू बैराज बिल्ड अक्रॉस द रिवर, गाइड द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। गाइड बैंक्स वाटर कोर्स में बनाया जाता है बैराज के परपेंडिकुलर, और फ्लो को गाइड ऑफ फ्लो रिवर में गाइड करते हैं, ठीक है। फिर डिवाइड वॉल क्या होता है? डिवाइड वॉल, डिवाइड वॉल भी एक गाइड बैंक का थोड़ा अपर पोर्शन टाइप है ना। तो ये पहली बात तो 90 डिग्री पे बनाया जाता है बैराज के, ठीक है। और टू पोर्शन डिवाइड वॉल इन टू पोर्शन बिल्ट एट राइट एंगल टू एक्सेस ऑफ बैराज, ये मैंने बताया था। फिर ऑफ टेकिंग चैनल मैंने कैनाल मैंने बताई दी क्या होता है। बेड स्लोप जो होता है इसका 0 होता है फ्रॉम द मेन कैनाल। फिर बैराज के बारे में बात करते हैं। बैराज क्या होता है? गेट्स होते हैं यूज टू रेगुलेट एंड रेज वाटर लेवल। क्या होता है, जैसे ये रिवर बह रही है, ठीक है, यहाँ पे हमने बैराज लगा दिया, तो इसे अगर बंद कर देंगे, गेटेड टाइप होता है, बंद कर देंगे तो पानी बहेगा नहीं, पानी बहेगा नहीं तो सब इकट्ठा हो जाएगा, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा, कैनाल में चला जाएगा, ठीक है। फिर अंडर स्लूज के बारे में बात करते हैं। अंडर स्लूज क्या होता है? देखिए ये तो पहली बात तो एक गेटेड टाइप होता है, सिल्ट की एंट्री के कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है। कॉल्ड स्कोरिंग स्लूज, ओपनिंग लोकेटेड एट सेम साइड ऑफ टेकिंग कैनाल एंड आर कंट्रोल्ड बाय गेट्स, ठीक है। कंट्रोलिंग एंट्री ऑफ सिल्ट, स्कॉर सिल्ट डिपॉजिट जो होता है वो रिमूव करता है और पास द वाटर विदाउट यूजिंग गेट्स, ठीक है। ये मैंने पीछे जो डायग्राम बनाया था, रिवर है, फिर ऑफ टेकिंग चैनल कैनाल है, उसके बारे में। फिर क्रॉस रेगुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं, अभी जो पीछे पढ़ के आए थे ना। प्रोवाइडेड ऑन द पेरेंट चैनल एट द डाउनस्ट्रीम ऑफ द टेकिंग चैनल कैनाल। यूज क्या होता है? कंट्रोल फ्लो, कंट्रोल सिल्ट एंड टू फीड ऑफ टेकिंग कैनाल्स। फिर हेड रेगुलेटर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोवाइडेड एट हेड ऑफ टेकिंग कैनाल टू कंट्रोल द सप्लाईज एंड कंट्रोल द सेटेंट्री। जो हेड रेगुलेटर है वो हेड ऑफ कैनाल के लगाया जाता है, लेकिन जो क्रॉस रेगुलेटर है वो डाउनस्ट्रीम साइड लगाया जाता है ऑफ टेकिंग कैनाल, ठीक है, याद रखेंगे। फिर मीटरिंग फ्लूम्स क्या होता है? ये डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो वेंचुरी फ्लूम है। फिर कैनाल एस्केप्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होता है टू मैनेज रिलीज सरप्लस वाटर। सरप्लस वाटर क्या होता है? जैसे एक्स्ट्रा वाटर है, ठीक है, गेट बंद किया, बैराज बंद किया, पानी बढ़ने लगा, पानी बढ़ने से क्या होगा, कैनाल एस्केप के थ्रू, जैसे ये हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने गेट बंद कर दिया तो पानी जो ऊपर एक्स्ट्रा बचेगा ना वो ऐसे निकल जाएगा, तो इसे कहते हैं कैनाल स्केप। दो तरीके के होते हैं, वियर टाइप होते हैं और स्लूस टाइप होते हैं, ठीक है। 90 डिग्री क्रेस्ट वियर केप्ट एट राइट एंगल टू एफएसएल, और जो स्लूज स्केप्स होते हैं स्कोर एक्सेस बेड सेट। ये दो तरीके के होते हैं, ये याद रखिएगा। वियर टाइप होते हैं और स्लूस स्केप्स होते हैं। फिर स्पिलवेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पिलवेज, spillways is a waterway to dispose of excess flood water after it has filled to capacity and can be located within the dam to add the end dam end or totally separate structure। एक तरीके का कैनाल स्केप्स ही होते हैं, ठीक है। बट
स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर बनाया जाता है इनका। ठीक है, देखिए 6 तरीके के होते हैं जो पेपर में जनरली पूछे जाते हैं। देखिए पहला होता है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे, फिर ऑगी स्पिलवे, ठीक है, फिर साइड चैनल, फिर शूट स्पिलवे, फिर शाफ्ट स्पिलवे और फिर साइफन स्पिलवे। देखिए स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, सीधे पानी गिरा जा रहा है, ठीक है, इसे स्ट्रेट ड्रॉप कहते हैं। प्रोवाइडेड विद अर्दन डैम, आर्च डैम और बंड्स, नॉट सुटेबल फॉर हाई ड्रॉप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई ड्रॉप के लिए नहीं सुटेबल है। अर्दन डैम और आर्च डैम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। फिर आगे स्पिलवे, देखिए ये होता है एक एस टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्मूथली फ्लो करता है, और also called overflow spillway and used in arch dam and buttress dam, ठीक है। और ग्रेविटी डैम में स्पेसिफिकली प्रोवाइड किया जाता है। देखिए कौन कौन से, ग्रेविटी, आर्च एंड बटरस डैम। बटरस डैम कौन सा होता है, रुकिए मैं बता देता हूँ। ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे लगाया जाता है ना, इसे कहते हैं बटरस डैम। फिर साइड चैनल स्पिलवे क्या होता है, प्रोवाइडेड इन द नैरो स्पेस फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टेस्ट वियर टर्न बाय 90 डिग्री, ठीक है, साइड चैनल है और कम स्पेसेस में प्रोवाइड किया जाता है, वाटर का जो फ्लो है वो 90 डिग्री तक मोड़ दिया जाता है। फिर शूट स्पिलवे होता है, ये क्या होता है, प्रोवाइडेड इन ग्रेविटी डैम, अर्दन डैम एंड रॉकवेल डैम, वाटर डिस्पोज थ्रू स्टीप स्लोप। जैसे क्या होता है, ये आया और काफी मतलब स्टीप स्लोप से उतार दिए ना, तभी तो शूट स्पिलवे बोला जाता है। और देन आज और ग्रेवे रॉकफेल डैम में प्रोवाइड किया जाता है। शाफ्ट स्पिलवे, इसमें क्या होता है, जैसे ये रिवर बह रही है, ठीक है, और यहाँ से स्ट्रक्चर पानी ऐसे बहा के ऐसे बहा देते हैं एक अलग से कॉन्डुइट टाइप बना के, प्रोवाइडेड वेयर स्पेस अवेलेबिलिटी इज लेस, और वर्टिकल शैफ्ट फॉलोड बाय हॉरिजॉन्टल कॉन्डुइट। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड वेयर स्पेस इज लेस, यहाँ पे शाफ्ट स्पिलवे प्रोवाइड किया जाता है एक एक्स्ट्रा कॉन्डुइट निकाल के, ठीक है। फिर साइफन स्पिलवे होता है, इसमें क्या होता है, साइफनिक एक्शन में पानी बहता है एक्सेस वाटर डाउन स्ट्रीम साइड वाया यू शेप्ड कॉन्डुइट। फिर टाइप्स ऑफ फॉल पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 9 तरीके के फॉल होते हैं। पहले बात कर लेते हैं ऑगी फॉल, फिर रैपिड फॉल, स्टेप्ड फॉल, well type fall, trapezoidal fall, straight glacis fall, simple vertical drop fall, Montague fall और इंग्लिश फॉल और बैफल फॉल, ठीक है। 9 तरीके के फॉल होते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। देखिए फॉल क्या होता है, पहली बात तो ये बता देता हूँ, पानी का फ्लो करने का मतलब नीचे गिराने के तरीके को बोलते हैं, ठीक है। कितने तरीके के फॉल होते हैं उनके बेसिस पे डिसाइड किया गया है, ठीक है। और ऑगी फॉल जो मैंने बताया था, एस शेप होता है, मिनिमाइजेस द एडवर्स इफेक्ट। रैपिड फॉल होता है, ये थोड़ा सा स्टीप साइड में होता है, यूज्ड व्हेन ग्राउंड सरफेस इज फ्लैट एंड एक्सटेंसिव एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट होता है। फिर स्टेप्ड फॉल, सीढ़ी टाइप स्ट्रक्चर होता है, और अगर दो अलग अलग लेवल में, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये स्लोली स्लोली बनाया जाता है, ठीक है। फिर वेल टाइप फॉल क्या होता है, एक वेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, वहां से यहाँ पे पानी भर जाता है एंड देन यहाँ से ऐसे करके निकाल देते हैं, तो इसलिए बनाया जाता है। इनलेट वेल विद पाइप एट इट्स बेस स्ट्रीम कन्वेज वाटर टू डाउनस्ट्रीम साइड। फिर ट्रेपेजॉइडल होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल नॉच फॉल का। रेस क्रेस्ट वॉल अक्रॉस चैनल विद ट्रेपेजॉइडल नॉच सुटेबल फॉर लोअर डिस्चार्ज। फिर स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल होता है, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर डिस्चार्ज के लिए ट्रेपेजॉइडल फॉल यूज करते हैं। फिर स्ट्रेट ग्लेशियस फॉल, ये सीधे फॉल मतलब स्टीप, थोड़ा स्टीप स्ट्रक्चर होता है, बट यहाँ पे एक बेफल वॉल टाइप स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया जाता है, उससे क्या होता है, अ, थोड़ा वो एनर्जी जो होती है वो डिसिपेट हो जाती है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इंक्लूड रेज्ड एंड स्मूथ स्लोप डिजाइन एफिशिएंटली एंड डिसिपेट एनर्जी एज फ्लोज ऑफ वाटर रेज क्रेस्ट। जैसे है ना, यहाँ पे रेज्ड क्रेस्ट प्रोवाइड किया गया है, तो क्या होता है, डिसिपेट कर देता है एनर्जी को। फॉर मॉडरेट डिस्चार्ज के लिए यूज होता है 40 to 60 क्यूमेक के लिए। फिर सिंपल वर्टिकल फॉल, यहाँ से मतलब इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता, सीधे नीचे गिर जाता है, इसे शारदा फॉल भी बोलते हैं। रिसेंट में काफी बार क्वेश्चन आया है, शारदा फॉल बोलते हैं इसे, सिंपल वर्टिकल फॉल को। कसते सिंगल वर्टिकल ड्रॉप अपस्ट्रीम वाटर डिसेंड विद सडन इम्पैक्ट ऑन डाउनस्ट्रीम। देखिए ज्यादा हाइट ना हो, लो डिस्चार्ज के लिए यूज होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर पानी गिरेगा तो ज्यादा एनर्जी, अगर हाइट ज्यादा हुई तो ज्यादा एनर्जी होगी, तो क्या होगा, वहां पे इरोजन होने लगेगा। फिर मॉन्टेक फॉल होता है, इसमें क्या होता है, पैराबोलिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये एनर्जी को डिसिपेट करने में हेल्प करता है।
फिर इंग्लिश वॉल या फिर बैफल वॉल होता है। ये क्या होता है, एक रेस्ट होता है, फिर आगे बैफल वॉल प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, डबल डिसिपेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। और सूटेबल फॉर ऑल डिस्चार्जेस, पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड फॉर ड्रॉप्स नॉट मोर देन 1.5 मीटर। समझे, कि सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ डिस्चार्ज होता है। फिर नॉच के बारे में बात कर लेते हैं। जनरली आप फ्लूइड में पढ़े होंगे नॉच के बारे में, लेकिन इधर थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जाता है। क्या होता है, यूज टू मेजरमेंट ऑफ फ्लो और मेड ऑफ मेटेलिक प्लेट्स, और या फिर मेजर स्मॉल डिस्चार्ज। ये नॉच के बारे में बात हो रही है। वियर इसका वियर नॉच ही होता है, बट थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, कंक्रीट का बनता है, और वो भी मेजरमेंट ऑफ फ्लो मेजर करता है। ठीक है, अपस्ट्रीम लिक्विड लेवल बिलो द टॉप एज ऑफ ओपनिंग। फिर वियर होता है, टाइप ऑफ नॉच होता है यूज टू मेजर एंड लार्ज डिस्चार्ज एंड स्टोर वाटर ऑन अपस्ट्रीम, मेड ऑफ सीमेंट। फिर नॉचेस कितने तरीके की होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं, ट्रायंगुलर होती है, ट्रेपेजॉइडल होती है, जिसे सिपोलिटी बोलते हैं, और फिर स्टेप्ड होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर और ट्रेपेजॉइडल, जिसे सिपोलिटी भी बोलते हैं, और स्टेप्ड। फिर आगे डिस्कस करते हैं नॉट बेस्ड ऑन द शेप। शार्प होती हैं, ब्रॉड होती हैं, ऑगी होती है, और नैरो होती है। ठीक है, फिर एक्विफर के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में काफी क्वेश्चन आ गया है, रिसेंट में काफी आया है। ठीक है, एक्विफर क्या होता है, एक अंडरग्राउंड फॉर्मेशन होता है दैट कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली बाय वेल, कंसिस्ट लेयर ऑफ सैंड एंड ग्रेवल। क्या होता है, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, देन यहाँ पे एक वो इम्परमिएबल स्ट्रक्चर है। तो ग्राउंड से वाटर पर्कुलेट करके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्विफर इसी को कहते हैं। तो अंडरग्राउंड फॉर्मेशन दैट कंटेन सफिशिएंट वाटर एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली। और सैंड और ग्रेवल कंटेन करता है। यहाँ पे अगर क्ले कंटेन होगा तो ये इम्परमिएबल हो जाएगा, एक तरीके का एक्यूक्लूड बोलते हैं उसे, वो हो जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं कि एक्वाटार्ट क्या होता है। कंटेन्स वाटर बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग वेल, कंस्टेंट लेयर ऑफ क्ले विद लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, देखिए मैंने बताया ना, एक्यूक्लूड ने एक्वाटार्ट बोलते हैं। लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी वाले क्ले होते हैं। ये क्या होता है, पानी तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बट ये पानी वापस यील्ड नहीं करते हैं। ये दिक्कत होती है एक्यूक्लूड की। ठीक है, फिर एक्वाटार्ट क्या होता है, इट कंटेन्स वाटर बट इनकेपेबल, नहीं, एक्विक्लूड होता है impermeable of flow of water, contains large amount of water but does not yield due to high porosity, example clay। ठीक है, दोनों में क्ले होता है। देखिए आपको काफी कंफ्यूजन होगा एक्विक्लूड और एक्वाटार्ड में, लेकिन इसमें सिलेक्टेड दो ही तीन क्वेश्चन आता है, आप उन्हें अगर रट लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये याद रखिए, जो एक्विक्लूड होते हैं वो हाई लो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्ले होते हैं, होती है उनमें, और वो पानी एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं, बट यील्ड नहीं करते हैं। लेकिन एक्विटार्ड में क्या नहीं, एक्विक्लूड में क्या होता है, ये मैंने एक्वाटार्ड बताया था। एक्विक्लूड क्या होता है, इसमें क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट तो बहुत होता है, अमाउंट ऑफ वाटर तो बहुत होता है, बट ये यील्ड ये भी नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो क्ले होता है वो हाई पोरोसिटी का होता है एक्विक्लूड में। फिर एक्वीफ्यूज की बात कर देते हैं। ये क्या होते हैं, इम्परमेबल स्ट्रक्चर होते हैं अंडरग्राउंड, जो कि ना पानी एब्जॉर्ब करते हैं ना कि पानी यील्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि एक्विक्लूड और एक्विटार्ड, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। फिर टाइप्स ऑफ एक्विफर की बात करते हैं। देखिए दो तरीके के होते हैं, कन्फाइंड एक्विफर जिसे आर्टेसियन एक्विफर भी होते हैं, एक नॉन कन्फाइंड एक्विफर होता है जो कि नॉन आर्टेसियन एक्विफर बोलते हैं। क्या होता है कन्फाइंड एक्विफर, क्या होता है, एक्विफर कन्फाइंड ऑन टू इट्स अपर एंड लोअर सरफेस बाय इम्परवियस रॉक्स, वाटर सब्जेक्टेड टू प्रेशर ग्रेटर देन हाइड्रोलिक प्रेशर। इसमें क्या होता है, पानी ये इम्परमिएबल स्ट्रक्चर है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो क्या होता है, पानी इसमें होता तो है, लेकिन ये बंद होता है, तो इससे आप पानी निकाल नहीं सकते। नॉन कन्फाइंड एक्विफर यही इसी का अपोजिट होता है, आप इससे पानी निकाल सकते हैं। टॉप मोस्ट वाटर बियरिंग स्ट्रेटम, वाटर लेवल इक्वल टू वाटर टेबल होता है, और ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटी वेल, टेबल एक्विफर और फेरेटिक एक्विफर। ठीक है, ये नॉन कन्फाइंड एक्विफर है। फिर पर्ज्ड एक्विफर, एक तीसरे तरीके का एक्विफर होता है, फाउंड इन अनकन्फाइंड एक्विफर, इट इज इम्परवियस डिपॉजिट बीनीथ द परवियस डिपॉजिट। क्या होता है, ये इम्परवियस डिपॉजिट है। ठीक है, इसके नीचे पानी होता है यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना, यहाँ से मतलब पानी तो है, बट इम नहीं रुकिए, मैंने उल्टा बता दिया।
क्या होता है, ये परवियस है एक, ये इम्परवियस है और ये इम्परवियस है, ये परवियस और ये इम्परवियस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में पानी होता है, ये पल्स्ड एक्वीफर होता है। फिर ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ एक्वीफर क्या होता है, मेजर्स एक्वीफर एबिलिटी टू ट्रांसमिट वाटर एक्सेस अक्रॉस इट्स एंटायर सैचुरेटेड लेंथ, थिकनेस भी बोल सकते हैं। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी क्या होता है, रिप्रेजेंट स्पीड एंड ईज विद विच वाटर ट्रेवल्स द डोमेन, ये हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होता है। फिर स्पेसिफिक यील्ड के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, इसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्टेन्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड इनटू 100। फिर स्पेसिफिक रिटेंशन होता है, कॉल्ड फील्ड कैपेसिटी, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय मटेरियल अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक रिटेंशन हो गया। फिर ये फॉर्मूला जो है काफी बार पूछा जाता है, स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन इक्वल टू पोरोसिटी होता है, और स्पेसिफिक रिटेंशन का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ वाटर हेल्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ड्रेन्ड इनटू 100 होगा। फिर एस्टिमेशन ऑफ एक्वीफर इज डन बाय पंपिंग टेस्ट और रेसिप्रोकेटिंग टेस्ट। ठीक है, पंपिंग टेस्ट एंड रेसिप्रोकेटिंग टेस्ट। फिर डैम्स के बारे में पढ़ते हैं। डैम्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई तरीके के डैम्स होते हैं, जिसमें से ग्रेविटी डैम काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ये क्या होता है, खुद के वेट से ही आ, अपना वो मतलब पीछे जो पानी का प्रेशर आता है उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी डैम हो गया, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो बरखा बाखरा डैम हो गया। फिर आज डैम हो गया, ये आर्च टाइप स्ट्रक्चर होता है इनका, ऐसे होता है। और ये इसका जो, देखिए, आर्च टाइप स्ट्रक्चर होता है, और जो ये एंगल बनाते हैं वो 135 डिग्री का होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स साइड अपस्ट्रीम होता है और रेजिस्ट फॉर इट्स हॉरिजॉन्टल आर्च एक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, फिर रॉक जो इसका बेस्ट एग्जांपल है वो इदुक्की डैम है। ये रिसेंट में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी डैम से। डैम तो कई तरीके के हैं, लेकिन जो पूछे जाते हैं ना एग्जाम्पल के बेस पे, तो उससे वो भी यही रहते हैं जनरली क्वेश्चन में। अब बाकी पूछना हो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप जैसे याद रखें, भाखड़ा डैम जो होता है वो ग्रेविटी डैम है, इदुक्की डैम जो है वो आर्च डैम है। फिर रॉकवेल डैम, ये रॉक से ही बनाए जाते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो रांगबंगा डैम है। फिर अर्दन डैम, हिंद हीराकुंड डैम जो है इसका एग्जांपल है। फिर कॉफर डैम, कॉफर डैम क्या होता है, जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा पानी से भरा है, यहाँ पे हमें कुछ बनाना है, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे हमने डैम बना दिया और यहाँ यहाँ पानी भरा है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे डैम बना है और पूरा खाली कर दिया है। ठीक है, तो ये होता है। फिर चेक डैम, टेम्परेरी स्मॉल स्ट्रक्चर होता है अक्रॉस द वाटर टेप टू स्टॉप इरोजन बाय रिड्यूसिंग वाटर फ्लो वेलोसिटी। The rubber dam made of rubber inflated or to stop water and deflated to reduce। एक बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे फुला देते हैं तो पानी रुक जाता है, और उसे डिफ्लेट कर देते हैं, हवा निकाल देते हैं तो मतलब फिर जो मतलब पानी निकल जाता है। इसका एग्जांपल झंझावाती डैम है। फिर बटरस डैम, हॉलो ग्रेविटी डैम होता है, ट्रांसफर वाटर लोड टू बोथ डाउनवर्ड एंड बटरस, ये होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इधर से एक सपोर्ट टाइप स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसे बटरस बोलते हैं, इसलिए बटरस डैम बोला जाता है। फिर एक्सेप्ट ग्रेविटी डैम, ऑल अदर नॉन ग्रेविटी डैम्स रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स बाय एंटी मूवमेंट एक्शन। ग्रेविटी डैम तो अपने वेट की वजह से लगाते हैं, बाकी जो होते हैं एंटी ग्रेविटी एक्शन लगाते हैं। फिर स्लूसवे क्या होता है, ये जो होता है, ये स्लूसवे है, ये स्पिलवे है। ठीक है, स्लूसवे क्या होता है कि चैनल या फिर पैसेज होता है दैट अलाउस वाटर टू बी रिलीज और डाइवर्टेड इन कंट्रोल्ड मैनर, आल्सो हेल्प्स इन क्लियरिंग सिल्ट एक्यूमुलेशन। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कंट्रोल वे में, देखिए स्पिलवे क्या होता है, जब पानी ज्यादा हो जाए तो निकालने का काम आता है। फॉल इसके ऊपर से बनाया जाता है। ठीक है, और स्पिल स्लूसवे क्या होता है जनरली सिल्ट को रिमूव करने के लिए होता है, बाकी कंट्रोल वे में पानी डाइवर्ट करने के लिए होता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रिसेंट में बहुत बार क्वेश्चन में आया है। ठीक है, एट हील मैक्सिमम कंप्रेसिव प्रेशर होता है व्हेन एम्प्टी एंड टेंसाइल प्रेशर एट होता है। जैसे ये डैम है, ठीक है, ये डैम हुआ हमारा, ये हमारा टो है। ठीक है, एंड ये हील है, यहाँ पे पानी भरा है, ये अपस्ट्रीम साइड है। तो क्या होता है, जब पानी भरा होता है तो क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेसिव प्रेशर लगता है और यहाँ पे टेंसाइल प्रेशर। ठीक है, और यहीं पे जब डैम एम्प्टी हो
ये एम्प्टी स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव लगता है और यहाँ पे टेंसाइल लगता है। ठीक है, यहीं पे लिखा है कि मैक्स कंप्रेसिव प्रेशर एट टो व्हेन फुल एंड टेंसाइल प्रेशर एट हील। जब फुल होता है तो टो पे कंप्रेसिव लगता है, ये मैंने बताया ना, टो पे, और हील पे टेंसाइल लगता है। फिर आगे फोर्सेस एक्टिंग ऑन डैम, देखिए ग्रेविटी डैम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वही जनरली पढ़ाई जाता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, ग्रेविटी डैम, वेट ऑफ डैम ड्यू टू सेल वेट एट सेंट्रोइड। ये जो होता है ये वेट होता है। फिर वाटर प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है ग्रेविटी डैम पे, वो कैसे निकलता है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में निकलता है, तो 1/2 यूनिट वेट ऑफ वाटर और हाइट का स्क्वायर एट द हाइट ऑफ h/3 फ्रॉम बेस। मैक्स जो होता है एट द हाइट ऑफ 1/3 होता है, h/3 जो होता है, ये उसकी h हो गई हाइट, ये h हो गया। और तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो निकलता है वो निकलता है 1/2 यूनिट वेट ऑफ वाटर h स्क्वायर। कैसे निकला? ये आपको लग रहा होगा ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो वैसे ही याद रखिएगा। ठीक है, और ये मैक्सिमम कहाँ होता है? एट द डिस्टेंस ऑफ h/3 फ्रॉम द बेस। फिर अपलिफ्ट, ये अपलिफ्ट फोर्स कैसे होता है? मैक्स एट द हील एंड जीरो एट द टो। ठीक है, अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है मैक्स एट द हील होता है, ये जैसे है ना, एंड जीरो एट द टो, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे हील, यहाँ पे मैक्स होगा, मैक्स एट द हिल अपलिफ्ट प्रेशर। और अगर हम यहाँ पे ड्रेनेज गैलरी दे दें तो इसका जो ये डायग्राम होगा वो ऐसे हो जाएगा प्रेशर का। तो इसका फॉर्मूला कैसे होता है? यूनिट वेट ऑफ वाटर एच इंटू, एच जो होता है वो इधर के पानी का लेवल होता है, ठीक है, इंटू बी एट b/2 फ्रॉम द टू, और 2b/3 पे फ्रॉम द टू 1/2 गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर h-h इंटू बी। फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो दोनों को प्लस करने पे ये फॉर्मूला बनता है, अपलिफ्ट प्रेशर एट ड्रेनेज गैलरी, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू एच प्लस 1/3 h-h यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये अपलिफ्ट प्रेशर होता है और हील पे मैक्सिमम होता है अगर ड्रेनेज गैलरी ना प्रोवाइड की हुई, और टो पे जीरो होता है। फिर अर्थक्वेक प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि कांस्टेंट होता है, अर्थक्वेक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल में है, फिर इनटू वेट, और वर्टिकल में तो इनटू करेंगे वर्टिकल कांस्टेंट से और इनटू वेट। ठीक है, और एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया गया है तो वर्टिकल इनटू ग्रेविटी। फिर अदर प्रेशर, कौन कौन से अदर प्रेशर लगता है? सेल्फ प्रेशर लगता है, विंड प्रेशर लगता है, वेव प्रेशर लगता है, आइस प्रेशर लगता है। टोटल तो कहते हैं कि देखिए 8 तरीके के प्रेशर लगते हैं, जिसमें से मेजर जो है वो खुद का वेट है, अपलिफ्ट है, और हाइड्रोस्टैटिक है, और अर्थक्वेक है। फिर सिल्ट, आइस, और वेव, विंड। ठीक है, एंड अच्छा हाँ, हो गया 8। फिर मोड्स ऑफ फेलियर, काफी बार रिसेंट में क्वेश्चन में आया है, एसएससी जी में आया था कि मोड्स ऑफ फेलियर कौन कौन से हैं? तो 4 तरीके से फेलियर होता है, ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग, टेंशन और क्रशिंग। ये 4 तरीकों से फेल होता है एक ग्रेविटी डैम। कौन कौन सा? क्रशिंग, टेंशन, स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग। फिर अपलिफ्ट प्रेशर कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रोवाइडिंग ड्रेनेज गैलरी एंड शीट पाइल्स, कट ऑफ पाइल्स भी बोलते हैं। देखिए मैंने बताया था ना, ड्रेनेज गैलरी प्रोवाइड करने से क्या होता है? अपलिफ्ट प्रेशर कम हो जाता है। फिर सीपेज फेलियर हैपेंस ड्यू टू पाइपिंग और ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर, ये सीपेज फेलियर रहता है। फिर क्रीप लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सीपेज वाटर इन द सॉइल, जिसे क्रीप लेंथ बोलते हैं। रेलवे में क्रीप का कुछ और मतलब होता है, और सोम पढ़ेंगे तो उसमें क्रीप का मतलब कुछ और होता है। फिर ब्लिक्स गेव क्रीप थ्योरी फॉर प्रिवेंटिंग सीपेज, और कोसला थ्योरी थी सीपेज थ्योरी के, सीपेज थ्योरी के लिए दी थी फॉर डैम स्ट्रक्चर। तो ब्लिक थ्योरी और कोसला थ्योरी ये सीपेज थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है, और क्रीप लेंथ तो बता ही दिया कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सीपेज वाटर। फिर एक्स्ट्रा पॉइंट्स पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं
कि water logging is caused due to impermeable strata, फिर amount of irrigation water required to meet evapotranspiration needs of crop full growth, इसे conservative irrigation requirement बोलते हैं। फिर meander length increases, cutoff reduces the length। ये क्या होता है? meander increases length और cutoff reduces the length। ये क्या होता है? जैसे ये रिवर है, ठीक है, तो ये meander करने लगती है। तो जब ज्यादा मींडर करने लगती है तो क्या होता है? ये ऐसे 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 की, ठीक है, इतना मींडर कर गई कि चूंकि ऐसे नहीं, इतना कटाव कर गई कि पेन बदल लेता हूँ, कि ये जो है ये ऐसे बन गई, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे? अरे यार, ये जो होता है ये अलग पार्ट हो जाता है और रिवर जो है वो ऐसे चलने लगती है, ठीक है। तो क्या होता है, डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक अलग सा स्ट्रक्चर बन जाता है, बट ये रिवर जो है ये मींडर करके अपना जा रही है। तो क्या होता है? इसे कटाव बोलते हैं, इसे बोलते हैं कटाव। तो कटाव से क्या होता है? मींडर से तो लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे गया ना, मींडर लेंथ बढ़ गई। बट कटाव क्या होता है? ये हिस्सा कट गया, तो इससे क्या होता है? कटाव की वजह से लेंथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर गैरेट डायग्राम, ये गैरेट डायग्राम कैनेडी थ्योरी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। इसके लिए जो चैनल सेक्शन होता है वो 1/2:1 होता है, ठीक है। और अदर डैम, क्रिटिकल कंडीशन इन अपस्ट्रीम एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग सडन और रैपिड ड्रॉडाउन, ठीक है। क्रिटिकल कंडीशन इन डाउनस्ट्रीम एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग स्टडी सीपेज व्हेन फुल, ठीक है। एक क्वेश्चन में आया था, इस पे हैशटैग पॉइंट लगा दीजिए कि क्रिटिकल कंडीशन कब आती है गर्दन डैम में, ठीक है। अगर अपस्ट्रीम साइड है तो एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन है और ड्यूरिंग सडन ड्रॉडाउन, ठीक है। और अगर डाउनस्ट्रीम साइड है तो क्रिटिकल कंडीशन होती है एट द एंड ऑफ द कंस्ट्रक्शन और सीपेज में। फिर क्रॉस रेगुलेटर, ये बताया था कि प्रोवाइडेड एट कंट्रोल सप्लाईज पासिंग डाउन parent channel at the downstream and at the parent channel to draw required supply. The max irrigation requirement of a rice crop is exhibited by minimum duty और max delta, ठीक है। मैक्स डेल्टा जो है वो 120 और मैक्स ड्यूटी जो है वो 775 हेक्टेयर है। वीट की 40 है और जो ड्यूटी है वो 1800 है। फिर इफ टू ऑफ टेकिंग कैनाल्स फ्रॉम अ रिवर, इसके लिए दो डिवाइड वॉल जरूरी होती है और दो अंडर स्लूज जरूरी होती हैं। जैसे कैसे बता दूं मैं? जैसे ये बताता हूँ, ठीक है। ये पानी आ रहा है, नहीं, ये पानी आ रहा है। तो यहाँ पे एक डिवाइड वॉल दिया, एक यहाँ पे डिवाइड वॉल दिया, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे एक स्लूस वॉल दी, एक यहाँ पे स्लूस वॉल भी दी, यहाँ पे दी और यहाँ पे दी, ठीक है। तो दो ऑफ टेकिंग चैनल कैनाल में दो डिवाइड वॉल और दो स्लूस वॉल देते हैं, बेस देते हैं। क्वेश्चन में आया था, ये सारे क्वेश्चन रिसेंट में आया जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर में है। फिर अंडरग्राउंड प्रोफाइल जोन ऑफ एरिएशन डज नॉट इंक्लूड ग्राउंड वाटर। फिर परमानेंट कैनाल्स वेल ट्रीटेड होते हैं एंड प्रोवाइडेड विद परमानेंट रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। पार्ट ऑफ परमानेंट कैनाल, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरीज और वाटर कोर्सेज। वाटर कोर्सेज तक भी फील्ड चैनल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, बट वाटर कोर्सेज तक परमानेंट कैनाल में आते हैं। फिर सॉल्ट कंसंट्रेशन इन वाटर होता है वो 0.5 से लेकर 2 मिलीग्राम पर लीटर होता है फॉर इरिगेशन एंड देयर इज स्लाइट टू मॉडरेट रिस्क होता है। रिसेंट में क्वेश्चन आया था, स्लाइट टू मॉडरेट रिस्क होता है 0.2 से लेके 5 मिलीग्राम, 0.5 से लेकर 2 मिलीग्राम पर लीटर होता है अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन। फिर baffles are provided in the front of outlet weirs to hold back protein solids, grease and oils, ठीक है। baffle wall किस लिए प्रोवाइड किया जाता है? टू होल्ड द ग्रीस एंड ऑयल्स। स्लोप एंड बॉर्डर इरिगेशन कितना होता है? 0.05 से लेकर 2% तक होता है बॉर्डर इरिगेशन में। 0.05 से लेकर 2%। फिर स्मॉल डाया पाइप्स फिल्ड विद आउटलेट्स एंड डिप इरिगेशन इज एमिटर्स बोलते हैं। फिर uplift pressure at the face of the drainage gallery as per USBR taken equal to hydrostatic pressure at toe plus 1/3 pressure difference of hydrostatic pressure at the ये याद रखिए फॉर्मूला, ये था गामा डब्ल्यू एच प्लस 1/3
गामा डब्ल्यू एच माइनस एच, ये फॉर्मूला था ना अपलिफ्ट प्रेशर का, वही है। फिर इंटेंसिटी ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर एट डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम टेकन इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फिर अर्थक्वेक प्रेशर ऑन डैम व्हेन रिजर्वायर इज फुल एंड व्हेन रिजर्वायर इज एम्प्टी। तो क्या होता है, अर्थक्वेक प्रेशर कैसे आता है, देखिए दो कंपोनेंट होते हैं, एक वर्टिकल नीचे की तरफ लगता है, हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ लगता है, साइड की तरफ लगता है। जब अर्थक्वेक आए और ग्रेविटी डैम के अर्थ ग्रेविटी डैम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और जब फुल नहीं होता, एम्प्टी होता है, तो वर्टिकल ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल साइड में होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये रिसेंट में क्वेश्चन आया था। फिर ये कुछ एक्स्ट्रा नोट पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ लेंगे। ये न्यूमेरिकल्स हैं, इजी न्यूमेरिकल्स हैं, आप लगा लें, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग बिल्डिंग पढ़ेंगे। बिल्डिंग के देखिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, पहले ब्रिक पढ़ेंगे, फिर सीमेंट पढ़ेंगे, फिर लाई पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ेंगे, तो ताकि वीडियो जल्दी कंप्लीट हो जाए, हमें भी बनाने में इजी पड़े और आपको भी इजी पड़े पढ़ना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये नोट पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा, और आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, और वहां पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और थैंक यू।